सो हे गाइस, वेलकम आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरबीआई सिंप्लीफाइड पे। मेरा नाम यश है और आज हम इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं, वो भी 25 फेब का। इसके अलावा मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है। अगर आपको इस पर्टिकुलर सेशन की पीडीएफ चाहिए हो या पुराने सेशन की आप पीडीएफ एक्सेस करना चाहते हैं तो आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो आरबीआई सिंप्लीफाइड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो एक बार कंटेंट देख लेते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर में से मैंने 7 न्यूज़ को पिक किया है और मुझे लगता है 7 की 7 न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फेज़ 1 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसमें 4th न्यूज़ और 5th न्यूज़ जो है वो फेज़ 2 के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी जो न्यूज़ है वो फेज़ 1 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहली न्यूज़ क्या है, केरला लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट, जहाँ पर केरला स्टेट का नाम चेंज कर रहे हैं ये केरला में, ठीक है। तो वो कैसे करने वाले हैं, कौन सा आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फेज़ 1 के लिए, ठीक है। आर्टिकल 3 और 4 क्या है, फिर वो पूरा प्रोसीजर क्या है उसको भी एक बार जानने की कोशिश करेंगे। द नेटिव कार्ड बिल के ऊपर भी बात करेंगे। सेकंड क्या है, उत्तर प्रदेश 1 लाख करोड़ पुश, जहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ सिंगापुर इन्वेस्टमेंट मिशन। तो सीएम जो है हमारे उत्तर प्रदेश के, वो सिंगापुर गए थे, ठीक है। और उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट मिशन के ऊपर वहाँ बात करी, ठीक है। कुछ एमओयू साइन किए सीएम योगी की डेलीगेशंस ने, ठीक है। तो वो सब चीज़ों पर बात करेंगे कि क्या क्या हैं वो एमओयूज। थर्ड क्या है, एसबीआई ने रिपोर्ट निकाली है जिसमें ग्रोथ रेट बताइए, Q3 की जीडीपी बताइए हमारी 8.1% होने वाली है, ठीक है। तो उसके ऊपर बात करेंगे वो कैसे होने वाली है, क्यों इतना बड़ा नंबर दिया 8.1, है ना, इट्स अ बिग नंबर। तो उसके पीछे रीज़न क्या दिए हैं, तो वो 2 रीज़न है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। रूरल कंजप्शन और अर्बन कंजप्शन दिया है वैसे तो, फिर उसके ऊपर बात करेंगे। बेस ईयर शिफ्ट के ऊपर है थोड़ी बातें। फिर इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 26 का आउटलुक क्या है उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। फोर्थ न्यूज़ क्या है, इंडिया स्ट्रेटेजिक एफटीए पुश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जहाँ पर नेगोशिएशन स्टार्ट हो चुकी है जीसीसी के साथ, इसराइल के साथ, कनाडा के साथ, और वहाँ पर हम ट्रेड एक्सपेंशन करने वाले हैं। सिर्फ ट्रेड एक्सपेंशन नहीं, और बहुत सारी चीज़ें भी इसमें इंक्लूड है। तो उसके ऊपर बात करेंगे कि वो कौन सी पर्टिकुलर चीज़ें हैं। आईपीआर का एक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, आर ओ ओ का भी कॉन्सेप्ट है, तो वो सब चीज़ देखेंगे वो होते क्या है। फिर फिफ्थ न्यूज़ क्या है, इंडियाज़ इम्पोर्ट मैपिंग एक्सरसाइज, पब्लिक प्रिक्योरमेंट ओवरहॉलिंग एंड ट्रेड डील इम्प्लीकेशन। तो यहाँ पर क्या कुछ इम्पोर्ट्स को हम मैप करने वाले हैं, क्योंकि इंडिया जो है ना बहुत बहुत सारा मटेरियल या गुड्स जो है ना इम्पोर्ट करता है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं वो हमारे पास डाटा सही से है नहीं, अभी फ्रेगमेंटेड डाटा है वो। तो उसको एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में क्रिएट करेंगे अक्रॉस द मिनिस्ट्री। तो वो कैसे करने वाले हैं, इसमें पब्लिक प्रिक्योरमेंट में ओवरहॉलिंग कैसे करेंगे, वो उसके ऊपर बातें करेंगे, ठीक है। फिर इससे ट्रेड डील में क्या इम्प्लीकेशंस आएंगे, है ना, क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है और इसको क्यों करना चाहिए, इन सब चीज़ों के ऊपर ही बात करेंगे। ये फिफ्थ हो गया। सिक्स क्या है, नीति आयोग लीडरशिप ट्रांजिशन होने वाली है, जहाँ पर एक इंटरिम सीईओ का अपॉइंट किया गया है, वो कौन है, ठीक है। और इंस्टीट्यूशनल सिग्निफिकेंस क्या है इस अपॉइंटमेंट का, उसके ऊपर भी थोड़ी बात कर लेंगे। वैसे बहुत न्यूज़ हल्की है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सेवन न्यूज़ क्या है, CCEA अप्रूवल, इसमें PGCIL कैपिटल रिलैक्सेशन। तो यहाँ पर कुछ PGCIL को कुछ इन्वेस्टमेंट करनी थी, लेकिन बिकॉज ऑफ सम कैप ऑन द कैपिटल, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आती थी PGCIL को। तो वहाँ पर वो रिलैक्सेशन करा है इस बार, और CCEA ने उसको अप्रूव किया है। तो जानेंगे वो कितना अमाउंट हो चुका है आप। इसके अलावा ये अलग से एक न्यूज़ है, 9,072 करोड़ रेलवे एक्सपेंशन। तो इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात कर लेंगे, ठीक है। तो बस यही होने वाला है आज के न्यूज़ का फ्लो। तो पहली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो ठीक है, पहली न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ क्या बोल रही है, केरलाज लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट रीनेमिंग टू केरलम एंड द नेटिव कार्ड बिल। उसमें पहला पार्ट क्या है, रीनेमिंग ऑफ केरला टू केरलम। तो यूनियन कैबिनेट ने अपनी तरफ से इसका ऑफिशियली अप्रूव कर दिया है इस प्रपोजल को, यहाँ पर जो स्टेट का नाम है वो केरला से केरलम कर दिया जाए। उसके पीछे रीज़न क्या दिया गया है, कल्चर हिस्टोरिकल रेशनल क्या ये है कि लिंग्विस्टिक रूट के ऊपर बात करिए। जो डिमांड है चेंज, नेम चेंज की, वो रूटेड है लैंग्वेज के अंदर। भाई जब इस इंडियन स्टेट जो है रीऑर्गेनाइज हो रहे थे अलॉन्ग विद द लिंग्विस्टिक लाइन ऑन November 1, 1956, तब एक मलयालम स्पीकिंग रीजन जो है फॉर्म हुआ, ठीक है। इस इन द मलयालम लैंग्वेज में इस स्टेट को हमेशा ही केरलम नाम से ही रेफर किया गया है। तो इसीलिए इसी बेसिस पे केरला से केरलम की बात हुई। इसमें स्टेट का क्या रेजोल्यूशन रहा, स्टेट की क्या भागीदारी रही, और ये जो पुश है फॉर दिस पर्टिकुलर चेंज एट द सेंटर लेवल, वो कब स्टार्ट हुआ, जब केरला स्टेट असेंबली ने यूनानिमसली एक रेजोल्यूशन पास किया था ऑन 24 जून 2024 में, ठीक है। और सेंटर से रिक्वेस्ट किया कि वो अमेंड करें फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है, टू रिफ्लेक्ट द ट्रेडिशनल मलयालम नेम। फिर सेंट्रल का क्या सपोर्ट आया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस मूव को सपोर्ट किया और स्टेट किया कि भाई हाँ, ये एक्चुअली जो मूव है रिफ्लेक्ट करेगा द विल ऑफ द पीपल एंड स्ट्रेंथन करेगा
कनेक्शन टू द रीजन्स कल्चर हेरिटेज में, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेट ने सेंटर को बोला कि फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज कर दो, ठीक है, अमेंड कर दो। तो ये रखता क्या है, ये होता क्या है इसके अंदर, ठीक है, और क्या क्या डेफिनेशन इसमें दे रखी हैं, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, FSC है, तो ये कंटेन करता है सारे के सारे स्टेट्स के और यूटीज़ के नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज़, ठीक है, जिसमें 28 स्टेट्स हो गए और 8 यूटीज़ हो गए, ठीक है, प्लस इन सारे स्टेट्स की प्रिसाइज टेरिटोरियल जुरिडिक्शन भी डिफाइन करके रखता है, जुरिसडिक्शन, ठीक है, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज भी डिफाइन करके रखता है, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं इसके अंदर, मतलब स्टेटेड होती हैं इस फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। फिर मान लो अगर कोई स्टेट को स्प्लिट होना है या मर्ज होना है या उसकी बाउंड्रीज को अल्टर करना है, चेंज करना है, ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट शेड्यूल के अंदर ये सब चीज़ें अपडेट होनी चाहिए टू लीगली रिफ्लेक्ट द न्यू मैप ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर न्यू मैप ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है, लीगली रिप्रेजेंट करना है, रिफ्लेक्ट करना है, तो सबसे पहले चेंज जो भी होगा वो फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में होगा। तो क्या डायरेक्ट हो जाएगा, कोई पर्टिकुलर बेस है, कोई आर्टिकल जिसमें ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, उसमें स्टेटेड है, उसके थ्रू ही कर रहे हैं, और असलियत में ये जो नाम चेंज कर रहे हैं ये पावर किसके पास है, ठीक है। तो वहाँ पर हम यहाँ पर आर्टिकल और किसके पास वो पावर है, इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो अगली स्लाइड में वही है, द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस आर्टिकल 3 एंड मैं बोलूँ आर्टिकल 4 भी, ठीक है। तो आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 का यूज़ करके ये स्टेट का नेम चेंज करने वाले हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 3 क्या करता है, देखो आर्टिकल 3, तो आर्टिकल 3 का यूज़ करके जो है ना, आर्टिकल 3 पावर देता है नेशनल पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उसका नेम चेंज कर सकता है, एग्जिस्ट स्टेट का नेम चेंज कर सकता है, नया स्टेट भी बना सकता है, ठीक है। और नए स्टेट की पावर देता है, बाउंड्रीज को अल्टर कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है, बाउंड्री को अल्टर कर सकता है, ठीक है, उसमें चेंजेस कर सकता है। तो ये सारी पावर जो है ना आर्टिकल 3 के अंडर नेशनल पार्लियामेंट को मिली हुई है, ठीक है। पर एक आर्टिकल 4 भी है, इसके अंदर क्रूशियल प्रोसीजरल रूल्स लिखे हुए हैं कि वो कैसे करना है, ठीक है। ये तो पावर का हमने देख लिया कि आर्टिकल 3 में पावर है, ठीक है। फिर आर्टिकल 4 में सारा सबका वर्णन है, ठीक है, कि कैसे करना है, ठीक है, और उससे क्या ट्रिगर हो जाता है, और किस मतलब सिंपल मेजोरिटी के साथ वोटिंग करनी है या स्पेशल मेजोरिटी के साथ करनी है, वो सब स्टेटेड है इसमें, ठीक है। तो ये क्रूशियल प्रोसीजरल रूल्स स्टेट करता है, ठीक है, जहाँ पर ये बोलता है जो भी लॉ पास हुआ है अंडर आर्टिकल 3, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर करेगा क्या, कि भाई अमेंड होना चाहिए फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड होना चाहिए, ये ऑटोमेटिकली ट्रिगर कर देगा। आर्टिकल 4 में ये क्रूशियल प्रोसीजरल रूल्स लिखे गए हैं, जहाँ पर ये बोला गया है कि कोई भी लॉ जो अगर पास होता है अंडर आर्टिकल 3 वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर करेगा अमेंडमेंट टू द फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है, बस ये बोला है। इसके अलावा एक और चीज़ को एक्सप्लिसिटली स्टेट किया गया है कि आर्टिकल 4 बोलता है कि जो भी लॉ पास हुआ है अंडर आर्टिकल 3 वो है नॉन स्टैंडर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ठीक है, वो वैसी वाली अमेंडमेंट्स हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, स्टैंडर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के अंदर क्या होता है, उसके अंदर होती हैं स्पेशल मेजॉरिटी। यहाँ पर पार्लियामेंट्री मेंबर्स में 2/3 वोटिंग जीतनी पड़ती है, ठीक है, अगर कोई भी स्टैंडर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना है, ठीक है। लेकिन ये है नॉन स्टैंडर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो इसके अंदर क्या है, सिंपल मेजोरिटी होती है बस, ठीक है, इसके अंदर सिंपल मेजोरिटी होती है, जहाँ पर जब ये बिल पास हो रहा होगा उस टाइम पे वोटिंग होती है, ठीक है, बिल पास करने के लिए वोटिंग होती है, उसे लॉ में कन्वर्ट करने के लिए वोटिंग होती है। तो उस दिन जितने भी पार्लियामेंट्री मेंबर्स लेजिस्लेटिव मेंबर्स जो भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है, उनका किया जाएगा हाफ और +1। अगर इतने वोट्स
मिलते हैं इस अमेंडमेंट के लिए, ठीक है, इतने वोट्स मिलते हैं इस अमेंडमेंट के लिए, तो ये जो बिल है ये एक लॉ में पास हो जाएगा, लॉ बन जाएगा। और फिर वो जो नेम है, ठीक है, वो चेंज हो जाएगा केरला से केरला में, ठीक है। फाइनली उसमें फिर क्या है, ये बिल जो है पास कहाँ होता है, लोकसभा के अंदर भी होता है, राज्यसभा के अंदर होता है, फिर एंड में प्रेसिडेंट का साइन होता है, फिर ये पूरा का पूरा एनफोर्स हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 का यूज़, ठीक है। अब आर्टिकल 4 में क्या है, प्रोसीजर्स दे रखे हैं, तो प्रोसीजर के बारे में बात कर लेते हैं कि वो प्रोसीजर वर्क कैसे करते हैं, ठीक है। क्या इतना आसान है इन चीज़ों को कर देना, सिंपल बोल देने में, वो ये प्रोसीजर्स हैं, ठीक है। ये वो प्रोसीजर्स हैं, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखो सबसे पहला प्रोसीजर होता है जो हो चुका है, जिसको बोलते हैं कैबिनेट अप्रूवल, ठीक है। तो ये इतना आसान चीज़ नहीं है, इसमें कोई भी ऐसा रेंडमली कोई पार्लियामेंट्री मेंबर आए, ठीक है, पार्लियामेंट का मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बोलते हैं इसको वैसे, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए और सडनली इंट्रोड्यूस कर दे ऐसा कोई बिल, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि आर्टिकल 3 में उनका उसके अंदर एक प्रोविजो है, ठीक है, प्रोविजो है, उसमें लिखा है कि कोई भी ऐसा बिल जहाँ पर आप स्टेट का नेम चेंज करोगे, कोई भी ऐसा बिल जहाँ पर आप स्टेट का नेम चेंज करोगे, वो डायरेक्टली इंट्रोड्यूस नहीं होना चाहिए लोकसभा में, ठीक है, या पार्लियामेंट में, ठीक है। पार्लियामेंट में डायरेक्टली आप नहीं उसको इंट्रोड्यूस कर सकते, वैसा बिल आप इंट्रोड्यूस ही नहीं कर सकते डायरेक्टली। उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए, उसके लिए चाहिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन। अभी प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन ऐसी तो मिलेगी नहीं सीधे ही, तब आता है रोल कैबिनेट अप्रूवल का, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो एक्ट करता है एड एंड एडवाइस की तरह, एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो जब भी जो हेड यूनियन कैबिनेट को हेड कौन करता है, यूनियन कैबिनेट को हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक है, पीएम हेड करता है, ठीक है। तो पहले वो जो है रिव्यू करेंगे इस चीज़ को कि भाई ऐसा कुछ बिल देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ठीक है, इस चीज़ को रिव्यू करेंगे, फिर उस पर देंगे अप्रूवल, जो कि ये हो चुका है, ठीक है, यहाँ तक हो चुका है, ठीक है। फिर ये तो पहला माइलस्टोन है जो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आएगा प्रेसिडेंशियल रेफर, ठीक है, सेकेंड स्टेज, प्रेसिडेंट का रेफरल, ठीक है, ये अगला वो आता है, अगला पार्ट, ये इसको बोलते हैं कंसल्टेटिव स्टेप। तो देखो अब मान लो कि जो यूनियन कैबिनेट है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैंडल करते हैं, ठीक है, वो उनको हेड करते हैं उस यूनियन कैबिनेट को, तो उन्होंने रिव्यू करके अप्रूवल दे दिया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि फिर प्रेसिडेंट जो है डायरेक्टली ग्रीन लाइट दे देगा कि हाँ अब आप बिल को जो है ना इंट्रोड्यूस करो पार्लियामेंट में, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो पहले प्रेसिडेंट क्या करेंगे, प्रेसिडेंट एक ड्राफ्ट बनाएंगे, ठीक है, ड्राफ्ट बिल बनाएंगे, उसको एक नाम देंगे, ठीक है, अमेंडमेंट बिल करके ऐसे करके 2026 करके ऐसे कोई बिल बनाएंगे, ठीक है। और फिर उसको भेज देंगे स्टेट असेंबली में, और वो उसी स्टेट की असेंबली होगी जिस स्टेट का नाम चेंज कर रहे हैं, ठीक है, अफेक्टेड स्टेट, ठीक है। फिर यहाँ पर आएगा और प्रेसिडेंट बोलेंगे कि भाई अब अपना परामर्श दो, अपनी रिव्यू करो, ठीक है, अपनी असेंबली में इसको डिबेट करो और अपना एक फॉर्मुलेटेड फॉर्मल रेस्पॉन्स हमें दो, ठीक है। तो फिर यहाँ पर ये थोड़ी बहसबाजी होगी, डिबेट होगी, ठीक है, और एक फॉर्मुलेटेड फॉर्मल रेस्पॉन्स देंगे फिर ये किसको, वापस प्रेसिडेंट को और हमारी गवर्नमेंट को, ठीक है, मतलब सेंटर में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, ऐसे करके वो पूरे का पूरा रेस्पॉन्स देंगे। लेकिन ये जो रेस्पॉन्स है ना, ये रेस्पॉन्स इज़ अ नॉन बाइंडिंग रेस्पॉन्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, दिस इज जस्ट अ कंसल्ट, मतलब आप कंसल्ट कर रहे हो, ठीक है, बस आप परामर्श दे रहे हो, ये कोई फोर्सफुली डिक्टेटरशिप नहीं है कि आपने बोल दिया, स्टेट असेंबली ने बोल दिया कि नहीं कर सकते या रिजेक्ट कर दिया इस प्रपोजल को, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई कि प्रेसिडेंट फिर मान लेंगे उस बात को, ठीक है, या सेंट्रल गवर्नमेंट मान लेगी, नहीं। अगर इन्होंने स्टेट लेजिस्लेचर ने कंप्लीटली भी रिजेक्ट कर दिया ना प्रपोजल, तब भी नेशनल पार्लियामेंट के पास लीगली ये पावर है कि इनका जो पूरे का पूरा प्रपोजल है इसको भी रिजेक्ट किया है, इसको भी हटा दिया जाए, इसको इग्नोर कर दिया जाए, तो ये कर सकती है हमारी नेशनल पार्लियामेंट, ये कर सकती है, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने बोला था जो सेकंड स्टेप है ये कंसल्टेटिव स्टेप है, ठीक है, इसमें सिर्फ कंसल्ट मांगते हैं स्टेट असेंबली से, ना कि 100% इन्होंने अगर रिजेक्ट कर दिया तो रिजेक्ट नहीं, ठीक है। फिर मान लो कि इन्होंने रेस्पॉन्स दिया या इन्होंने नहीं दिया रेस्पॉन्स, ठीक है, दोनों में ही प्रेसिडेंट के पास फाइनली पहुंच जाएगा कि रेस्पॉन्स मिला नहीं मिला। फिर प्रेसिडेंट देखेगा और फिर प्रेसिडेंट क्या बोलेगा कि ठीक है अब जो है आप इस बिल को पार्लियामेंट में पेश कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर ही पार्लियामेंट में चला जाएगा,
फिर पार्लियामेंट में जाने के बाद यहाँ पर डिबेट्स होंगी, है ना, सब कुछ होगा, सारी बातें बनाई जाएंगी। और फिर क्या होगा, फिर वोटिंग होगी। और वोटिंग हमें पता है कि आर्टिकल 3 एंड 4 दोनों में, वैसे 4 में, आर्टिकल 4 में लिखा हुआ है कि वो सिंपल मेजोरिटी वाले होंगे, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी के थ्रू होगी। फिर वो वोटिंग होगी, और अगर वो उसमें विन हो जाता है ये बिल, ठीक है, बिल अगर पास हो जाता है इसमें, तो वो फिर लोकसभा में, पहले लोकसभा में पास कराना है, फिर राज्यसभा में पास कराना है, फिर फाइनल जब ये यहाँ पर पास हो जाएगा तब हमारे प्रेसिडेंट यहाँ पर साइन कर देंगे और स्टेट का नाम हो जाएगा चेंज, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस थी, ठीक है। तो बस यही है पूरा का पूरा प्रोसीजर। तो हमने देखा कि पहले कैबिनेट अप्रूवल चाहिए होता है, ठीक है, जहाँ पर यूनियन कैबिनेट क्लियर्स द प्रपोजल, फिर प्रेसिडेंशियल रेफरल होता है कि वो प्रपोज करता है एक ड्राफ्ट, ठीक है, जो कुछ भी नाम देते हैं वो, कि केरला अल्टरेशन ऑफ नेम बिल 2026, ठीक है, टू द केरला स्टेट लेजिस्लेटिव, ठीक है। फिर वहाँ पर फॉर्मल व्यूज़ मांगते हैं इनके, फिर स्टेट रिस्पॉन्स देता है, ठीक है, सेंड बैक करता है टू द सेंटर या प्रेसिडेंट को, ठीक है। फिर जो है प्रेसिडेंट बोलते हैं कि ठीक है, अब आप जो है इस बिल को इंट्रोड्यूस करो पार्लियामेंट में, और फिर वहाँ पर डिबेट्स होती हैं, फिर वहाँ पर वोट्स होते हैं, और उसके बाद लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर इन द एंड प्रेसिडेंट के साइन हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे पास होता है, ठीक है। द पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, द टाइमिंग ऑफ दिस अप्रूवल इज हाईली नोटेबल एज केरला का जो है स्टेट असेंबली इलेक्शन आ रहा है अप्रैल में, ठीक है, विद द करंट असेंबली एंडिंग कब हो रही है, 23 मई में, ठीक है। तो अपोजिशन का पर्सपेक्टिव क्या है, तो क्रिटिक्स ऑफन व्यूज सच मूव्स राइट बिफोर द इलेक्शन कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, जस्ट गवर्नमेंट जो है लोकल वोटर्स का वोट विन करना चाहती है, इसलिए उन्होंने ऐसा मूव किया, वो भी इस टाइम पे जब स्टेट असेंबली के इलेक्शंस आ रहे हैं, ठीक है, तब किया है। गवर्नमेंट के डिफेंस में जो मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णवा, उन्होंने इन सारे फैक्ट्स को, इन सारी चीज़ों को डिनाई कर दिया है, ठीक है, इन सारे तथ्यों को मना कर दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये पॉलिटिकली ड्रिवन नहीं है, और बोला है कि गवर्नमेंट ने कंसिस्टेंटली बहुत सारी चीज़ें अप्रूव करी हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं पहले भी केरला में, लाइक रेलवे कॉरिडोर्स, वंदे भारत ट्रेन आउटसाइड ऑफ द इलेक्शन साइकिल। ये तो बस टाइमिंग मैच कर गई इसलिए है, ठीक है, ऐसा बोला है। इसके अलावा एक होता है द नेटिविटी कार्ड बिल, ठीक है, इन द सेपरेट डेवलपमेंट लेफ्ट लेट केरला स्टेट गवर्नमेंट पास दिस पर्टिकुलर बिल इन द स्टेट असेंबली। ये नेटिविटी कार्ड क्या है, मतलब वो सिंपल कार्ड है कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हाँ, अगर आपके पास ये कार्ड होगा तो इसका मतलब आप जो है नेटिव हो केरला के, बस इतना है, ठीक है। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, अगर आप इसको ऑब्टेन करना चाहते हो तो या तो आप बॉर्न होने चाहिए केरला में, या आपका एक एंसेस्टर होना चाहिए फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टेट केरला, ठीक है, और आप जो है कोई फॉरेन सिटीजनशिप होल्ड नहीं कर रहे होने चाहिए, ठीक है, तब आपको ये मिल जाएगा नेटिविटी कार्ड बिल, ठीक है, मतलब नेटिव कार्ड मिल जाएगा इंडायरेक्टली। तो ठीक है, सेकंड न्यूज़ की तरफ चलते हैं। सेकंड न्यूज़ क्या बोल रही है, उत्तर प्रदेश 1 लाख करोड़ पुश, सीएम योगी आदित्यनाथ सिंगापुर इन्वेस्टमेंट मिशन, ठीक है, चेजिंग द $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो ये बहुत न्यूज़, आसान सी न्यूज़ है, इसको पढ़ते पढ़ते समझ लेंगे, ठीक है। द चीफ मिनिस्टर विजिटेड द सिंगापुर, ठीक है, इन लेट February 2026। इट इज़ अ टारगेटेड डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक मिशन था, ठीक है, जहाँ पर ओवरआर्चिंग गोल था कि वो अट्रैक्ट कर पाए एफडीआईज को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर पाए, और ग्लोबल एक्सपर्टीज को टू हेल्प द उत्तर प्रदेश अचीविंग दिस पर्टिकुलर एम्बिशियस टारगेट ऑफ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, ठीक है, क्योंकि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार का जो एक टारगेट है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का, उसको पूरा करने के लिए और ग्लोबल एक्सपर्टीज़ को हेल्प करने के लिए कि वो उत्तर प्रदेश की हेल्प करें, और बहुत सारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए ये एक स्ट्रेटेजिक क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक मिशन था, ठीक है। ड्यूरिंग द रोड शो जो सीएम है उन्होंने पिच किया यूपी को टू ग्लोबल इन्वेस्टर्स, ठीक है, यूजिंग द ट्रिपल एस मॉडल। यहाँ पर सेफ्टी के ऊपर बात करी, स्टेबिलिटी के एंड स्पीड के ऊपर बात करी, हाईलाइटिंग जो स्टेट्स इम्प्रूव्ड लॉ एंड ऑर्डर्स, डीरेगुलेशंस एंड मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप ओवर द लास्ट डेकेड, ठीक है, इन सब चीज़ों के ऊपर बात करी, बताया कि हाँ, हमारे स्टेट ने, उत्तर प्रदेश ने इम्प्रूव किया अपना लॉ एंड ऑर्डर, डीरेगुलेशंस करी हैं, मतलब कॉम्प्लाइंस बर्डन को कम किया है, और मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं ओवर द लास्ट डेकेड, है ना, पुराने 10 सालों के अंदर। तो फाइनेंशियल हाइलाइट्स क्या है, द 2 day विजिट टू सिंगापुर यील्ड मैसिव फाइनेंशियल कमिटमेंट फॉर द स्टेट, ठीक है, जो यूपी के डेलीगेशन है उन्होंने क्या रिसीव किया है, एक फॉर्मल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल रिसीव किया है जिसकी वर्थ कितनी है, 1 लाख करोड़ रुपीज़, ठीक है, और साइन किए हैं कुछ एमओयूज। आउट ऑफ द प्रपोजल
मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOUs कितने वर्थ के 60 करोड़ के वर ऑफिशियली साइंड एंड फाइनलाइज बाय इन्वेस्ट यूपी। ठीक है, इन्वेस्ट यूपी क्या है, उस स्टेट की इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी है। ठीक है, उसने साइन किए MOUs बहुत सारे, कितने वर्थ के 60,000 करोड़ वर्थ के। की मीटिंग्स एंड पार्टनरशिप्स क्या है, टू सिक्योर दीज इन्वेस्टमेंट चीफ मिनिस्टर उनकी डेलीगेशन टीम ने कितनी मीटिंग्स करी, ओवर 100 मीटिंग्स करी विद टॉप टियर पॉलिटिकल एंड कॉर्पोरेट लीडर्स। ठीक है, यहाँ पे पॉलिटिकल लीडरशिप में क्या है, मीटिंग्स हुई किसके साथ, सिंगापुर के प्रेसिडेंट के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ, डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के साथ, होम मिनिस्टर के साथ, एनर्जी मिनिस्टर के साथ। और डिस्कशन फोकस ऑन लिवरेजिंग सिंगापुर की एक्सपर्टीज इन अर्बन प्लानिंग, डिजिटल गवर्नेंस और इंटरनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। ग्लोबल फाइनेंशियल गेन क्या है, सीएम जो है उन्होंने सीईओ के साथ भी मीटिंग करी, एग्जीक्यूटिव्स के साथ मीटिंग करी फ्रॉम द मेजर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एंड फिनटेक फर्म्स के साथ, प्रोमिनेंटली इंक्लूडिंग GIC। ठीक है, सिंगापुर सोवरेन वेल्थ फंड, टीमैस्क एंड ब्लैकस्टोन। ठीक है, तो इसमें कुछ समझाने का नहीं है, ये तो पढ़ के समझ आ रहा है कि ये इन सबके साथ मीटिंग करी, इसमें और कुछ भी नहीं है। मेजर सेक्टर्स एंड प्रपोज प्रोजेक्ट, द इन्वेस्टमेंट डिस्कशन टारगेट स्पेसिफिक हाई ग्रोथ सेक्टर्स जहाँ पर सिंगापुर प्रोसेस करता है बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज। ठीक है, एविएशन और MRO में, ठीक है, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉलिंग में इनका बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज है, तो हम उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या यूपी क्या करने वाला है, अपकमिंग उनका प्रोजेक्ट है नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना एट जवाहर। ठीक है, तो एक मेजर एग्रीमेंट साइन किया गया है विद द एविएशन सर्विसेज जाइंट AI सैट्स। ठीक है, तो AISATS एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 4,458 करोड़ रुपीज़ का टू डेवलप अ मॉडर्न कार्गो टर्मिनल। यहाँ पर एक मॉडर्न कार्गो टर्मिनल बनाएंगे और स्टेट ऑफ द आर्ट एयर कैटरिंग किचन बनाएंगे। यूपी जो है ऑल्सो वांट टू रिप्लिकेट कि भाई सिंगापुर का वर्ल्ड क्लास MRO इकोसिस्टम भी यहाँ पर बने एट जेवार, कि एयरक्राफ्ट को जो है ना इंडिया लीव ना करना पड़े जस्ट फॉर सर्विसिंग। उनकी सर्विसिंग करने के लिए भाई फ्रांस जाना भेजना पड़ता है, ऐसी जगह ना भेजना पड़े, सिंगापुर भेजना पड़ता है। तो इससे बढ़िया हम सिंगापुर का जो वर्ल्ड क्लास MRO इकोसिस्टम है वो यहाँ पर ही एस्टेब्लिश कर लें यूपी में। ठीक है, तो अगर ऐसा हो जाएगा तो एयरक्राफ्ट को यूपी के अंदर ही सर्विसिंग दी जा सकती है। तो बस ये, तो सिंगापुर सिटी कॉन्सेप्ट भी बोला है। यूपी गवर्नमेंट ने पिच किया है एक प्लान टू डेवलप अ डेडिकेटेड स्पेशली प्लान सिंगापुर सिटी NCR में नियर द जेवार एयरपोर्ट स्पेसिफिकली फॉर सिंगापुरियन इन्वेस्टर्स। ठीक है, कुछ नहीं, बस ये तो पढ़ के ही हमें समझ आ रहा है। ठीक है, और क्या क्या देखते हैं, लॉजिस्टिक डाटा सेंटर एंड रियल एस्टेट में कुछ मेजर MOU साइन किए गए विद द ग्रुप्स लाइक यूनिवर्सल सक्सेस एंटरप्राइजेस फॉर इंटरनेशनल थीम टाउनशिप बनाने के लिए, हाइपर स्केल डाटा सेंटर्स बनाने के लिए नोएडा। ठीक है, और लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए अलॉन्ग द कानपुर लखनऊ हाईवे। ठीक है, तो ये सब करने के लिए कुछ MOU साइन किए गए। स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या किया गया, द डेलीगेशन विजिटेड सिंगापुर का इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ITE टू स्टडी देयर वोकेशनल मॉडल। ठीक है, तो यूपी प्लान्स टू रिप्लिकेट दोज मॉडल्स। ठीक है, वर्ल्ड क्लास सेंटर स्किलिंग सेंटर्स को रिप्लिकेट करने वाला है जस्ट टू ट्रेन अवर यूपीज वास्ट वर्कफोर्स। ठीक है, और लिंक करेगा उनको डायरेक्टली टू द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट जोन में। ठीक है, तो ये सब आसान चीज़ है, इसमें कुछ खास नहीं था। ठीक है, ये न्यूज़ तो सिर्फ पढ़ने वाली थी। अब आया कुछ अलग न्यूज़। SBI रिपोर्ट 8.1% Q3 ग्रोथ, बेस ईयर शिफ्ट एंड इंडियाज फाइनेंशियल ईयर 26 आउटलुक। ठीक है, पहले एक बार पढ़ लेते हैं फिर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। द कोर प्रोजेक्शन 8.1% ग्रोथ इन Q3। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द SBI रिपोर्ट जो इंडिया का GDP है वो एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय कितना, रोबोस्ट 8.1 इन द Q3। ये याद रखना है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा होते हैं ना, वो याद रखने होते हैं। इन द थर्ड Q3 ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 26। ठीक है, जिसमें कवर कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, अक्टूबर से दिसंबर 2025। ठीक है, ये जो फिगर है, ये 8.1 फिगर है, ये हाईली ऑप्टिमिस्टिक फिगर है, स्पेशली जब हम कंपेयर करते हैं टू द ब्रॉडर एनुअल एस्टिमेट से। ठीक है, हमने कितना बोला है वैसे, RBI ने कितना बोला है, 7.4 के हिसाब से बोला है, लेकिन तब भी SBI ने Q3 में भी इतना बता दिया, 8.1% बता दिया। तो उसके पीछे क्या रीजनिंग दी होगी, है ना, क्योंकि भाई बहुत सारे ग्लोबल हेडविंड्स चल रहे हैं। ठीक है, अलग अलग हम पे टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं, कभी सोलर में 126% लग जाता है हमारा हम पे। ठीक है, फ्रॉम US ऐसे खतरनाक टैरिफ्स लग रहे हैं हम पे, और बार बार टैरिफ चेंज भी हो रहे हैं, उससे भी बहुत दिक्कतें आती हैं, हम अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे इस टाइप के ग्लोबल हेडविंड चल रहे हैं, बहुत सारे डिस्प्यूट चल रहा है, रेड सी में बहुत सारी परेशानियाँ चल रही हैं, जिससे हमारा लॉजिस्टिक पार्ट थोड़ा
ख़राब हो रहा है, छाबार पोर्ट पे भी बहुत दिक्कतें चल रही हैं, मतलब बहुत सारी ग्लोबल हेडविंड्स साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। जापान, चाइना लड़ रहा है, ठीक है, ऐसे करके बहुत दिक्कतें चल रही हैं, यूक्रेन, रशिया लड़ रहा है। तो सब ग्लोबल हेडविंड्स के बावजूद भी, सच एज जियोपॉलिटिकल टेंशंस और स्लो ग्लोबल ट्रेड के बावजूद भी, जो डोमेस्टिक इंडियन इकोनॉमी है वो मेंटेन करके रखी है स्ट्रॉन्ग इंटरनल मोमेंटम। तो ऐसा क्यों बोला, मतलब एसबीआई ने 8.1% ही बोला इस बार कि इसी ग्रोथ से बढ़ने वाले हैं फॉर Q3, ठीक है। उसके पीछे रीज़न था द ट्विन इंजन ऑफ ग्रोथ, ठीक है। तो ये जो नंबर है 8.1% सर्ज है, ये किसकी वजह से आई है? ये आई है रूरल और अर्बन सेक्टर की वजह से, ठीक है। टैकल थ्रू हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर्स, इसमें यूज़ क्या किए गए हैं? हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर्स को यूज़ किया गया है ये इन्फॉर्मेशन लाने के लिए, ठीक है। हाई मैं बताऊंगा क्या होते हैं ये, ठीक है। अभी हम नीचे थोड़ा देखते हैं। तो देखो, जो हमारे इकोनॉमिस्ट होते हैं वो अभी तो कोई मॉस्पी का जो है कोई डाटा तो आया नहीं है अभी Q3 का कि उसमें कितना होने वाला है, ठीक है। उससे पहले ही एसबीआई ने कैसे ये रिपोर्ट दी थी कि भाई 8.1% से हमारी ग्रोथ रेट बढ़ेगी इस बार की ना Q3 के लिए, जीडीपी है, ठीक है। तो ये कैसे दे दी? उन्होंने यूज़ किया HFIs को, जिनको बोलते हैं हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर्स। इसमें यहाँ पर इन्होंने किस किस का नाम लिया है? जैसे जीएसटी तो इसमें क्या लिया उन्होंने? जैसे जीएसटी हो गया, जीएसटी ई वे बिल्स हो गए, ठीक है। तो देखो ये जो HFI होते हैं ना, यहाँ पर लिखा भी है, HFI जो है वो रियल टाइम इकोनॉमिक डाटा पॉइंट्स होते हैं, लाइक जीएसटी कलेक्शन, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन और ऑटो सेल्स। ये कैसे बताते हैं? ये जो डाटा पॉइंट्स हैं, ये जो रियल टाइम डाटा पॉइंट्स हैं, ये कैसे बताते हैं कि भाई इंडिया की इकोनॉमी इससे बढ़ने वाली है? अगर इनमें कुछ प्रॉब्लम, उसमें इनमें कुछ ग्रोथ आती है या इनमें कुछ सर्ज आता है तो कैसे पता चलता है? देखो सिंपल है, जीएसटी ई वे बिल्स अगर बढ़े, बहुत ज़्यादा बढ़े, ये बहुत ज़्यादा जनरेट हुए, तो इससे क्या पता चलेगा? इससे ये पता चलेगा कि भाई फैक्ट्रीज बहुत सारा गुड्स बना रही हैं, फैक्ट्रीज बहुत सारा गुड्स बना रही हैं और तभी वो ट्रांसपोर्ट कर पा रही हैं, ठीक है। तभी होता है ना, जीएसटी ई वे बिल्स तभी बनते हैं जब बहुत सारा गुड्स होता है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, ठीक है, अक्रॉस द स्ट्रेट लाइन। जब स्टेट लाइन्स में ये ट्रांसफ़र हो रहा होता है गुड्स से, तब जीएसटी ई वे बिल्स बनती हैं। तो जितनी जीएसटी ई वे बिल्स बनेंगे, इसका मतलब उतना ही फैक्ट्री ने बहुत ज़्यादा गुड्स को बनाया है, गुड्स प्रोड्यूस किए हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि हाँ भाई फैक्ट्री क्योंकि बहुत ज़्यादा शिपिंग कर रही है, इसका मतलब उन्होंने बहुत सारा प्रोडक्ट बनाया होगा, तो प्रोडक्शन बढ़ी, तो प्रोडक्शन बढ़ी, इसका मतलब अपने आप ही जीडीपी बढ़ेगी। तो वहाँ से वो एक तरीके से देखते हैं, प्रॉक्सी होता है इनडायरेक्टली, ठीक है, कि हाँ भाई अगर ये बढ़ रहा है तो जीडीपी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरा क्या बोला था इन्होंने? ऑटो सेल्स। तो ऑटो सेल्स क्या, जैसे ट्रैक्टर, अगर ट्रैक्टर बहुत सारे सोल्ड हो रहे हैं, ठीक है, टू व्हीलर्स बहुत सारे सोल्ड हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं? ये ये एक तरीके की प्रॉक्सी, ये एक तरीके की प्रॉक्सी होती है फॉर रूरल परचेजिंग पावर। अगर ये बहुत ज़्यादा सोल्ड हो रहे हैं, इसका मतलब जो रूरल इकोनॉमी है वहाँ पर जो परचेजिंग पावर है, रूरल इंडिया की जो परचेजिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो डिमांड को एक सस्टेनेबल लेवल पे लेके जा सकती है, जिसकी वजह से हमारी जीडीपी इंक्रीज हो सकती है। जब डिमांड और सप्लाई एक दूसरे से मैच कर जाती है तो एक हमें एक अच्छा एक परफेक्ट पॉइंट मिलता है जहाँ पर हमें ग्रोथ अच्छी देखने को मिलती है नॉर्मली, ठीक है। तो वो ये दिखा रही है कि ऑटो सेल्स अगर ट्रैक्टर और टू व्हीलर की बढ़ रही है तो वो एक प्रॉक्सी है किसके लिए? रूरल इंडिया के परचेजिंग पावर के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब परचेजिंग पावर बढ़ रही है अगर ट्रैक्टर और टू व्हीलर्स जो है वो ज़्यादा सोल्ड हो रहे हैं तो, है ना। दूसरी अगर पैसेंजर व्हीकल्स जो हो गए, जो हमारी नॉर्मल कार्स होती हैं, अगर वो ज़्यादा सोल्ड हो रही हैं तो वो किसके लिए प्रॉक्सी है? वो अर्बन इंडिया के लिए प्रॉक्सी है, ठीक है। वो यहाँ पर ये दिखा रही है कि भाई लोगों के हाथों में बहुत पैसा है हमारे, ठीक है, मतलब जो जिनके पास डिस्पोजेबल टाइप इनकम है, जो अपर क्लास होती हैं, ठीक है, और मिडिल क्लास होती है, उनके पास बहुत सारा पैसा है, वही अर्बन में रहती हैं नॉर्मली, ठीक है। तो वहाँ पर ही पैसा है तो वो भी खरीद रही है, वहाँ पर भी अच्छी खासी डिमांड क्रिएटेड है, ठीक है। अच्छी खासी डिमांड है तो और उतना ही सप्लाई है तो कंजप्शन भी अच्छा खासा होगा, ठीक है। तो यही है। तो यहाँ से इन इन तरीक़ों से जो है ना HFI से हमें ये पता चलता है कि भाई जीडीपी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। हमें देखने को मिलता है विदाउट हैविंग एनी पर्टिकुलर डाटा, जो कि मॉस्फी रिलीज़ करता है बाद में, ठीक है। वो 27 Feb को रिलीज़ करेगा, तो हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ही बोला इन्होंने कि इलेक्ट्रिसिटी भी एक HFI है। अभी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन एक HFI इसलिए है कि अगर बहुत सारी फैक्ट्री ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, इसका मतलब
फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा फुल कैपेसिटी पे वर्क कर रही हैं। वो फुल कैपेसिटी पे तभी वर्क कर रही हैं जब उनको फ्यूचर में दिख रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा डिमांड है, अभी भी डिमांड है और फ्यूचर में भी डिमांड ज़्यादा आएगी, ठीक है। और या तो डिमांड ज़्यादा आएगी तो कंजप्शन बढ़ जाएगा अपने आप ही, ठीक है। तो वो उन चीज़ों को देखते हुए, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को देखते हुए ये जीडीपी को बता सकती है, ठीक है। जीडीपी को भी हम ये देख सकते हैं कि हाँ भाई जीडीपी बढ़ रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बढ़ रहा है, ऑटो सेल्स बढ़ रही हैं, जीएसटी के ई वे बिल्स बढ़ रहे हैं, वो ज़्यादा जनरेट हो रहे हैं, इसका मतलब हाँ हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी, ठीक है। प्लस यूपीआई की ट्रांजेक्शन को भी देख के बता सकते हैं। अगर यूपीआई की ट्रांजेक्शन में वैल्यू और वॉल्यूम दोनों बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, रिटेलर्स बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग कर रहे हैं। हम जैसे लोग जो कंज्यूमर्स हैं अक्रॉस द कंट्री बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग कर रहे हैं, वो तभी स्पेंडिंग कर पाएंगे जब हमारी परचेजिंग पावर अच्छी होगी, प्लस हमारे पास पैसा भी होगा, तो इसका मतलब जीडीपी अच्छी चल रही है, ठीक है। तो बस ये ऐसे बता रहे हैं। तो इन्होंने जो 8.1 है वो ट्रैक कैसे किया है, वो ट्रैक किया है HFI से, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने बताया कि दो बड़े सबसे बड़े इंजन है। यहाँ पर इंजन 1 ये है रूरल कंजप्शन, और इंजन 2 क्या है, इंजन 2 है अर्बन कंजप्शन। तो रूरल कंजप्शन और अर्बन कंजप्शन के ऊपर बात करते हैं। तो देखो जो रूरल इंडिया है ना, रूरल इंडिया है वो लगभग 65% है, ठीक है। 65% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन है, ठीक है। जहाँ ये एक ऐसा जगह है, रूरल इंडिया में क्या होता है, देखो वहाँ पर जो लोग होते हैं ना वो बहुत कम स्पेंड करते हैं, ठीक है। मतलब उनकी स्पेंडिंग पावर थोड़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू सिटीजन जो सिटीज़ में रहते हैं लोग, ठीक है। लेकिन रूरल इंडिया में जो रूरल कंजप्शन है ना वो किससे ड्रिवन होती है, रूरल कंजप्शन बढ़ती है शेयर वॉल्यूम की वजह से। क्योंकि हम इतने ये जो रूरल इंडिया है यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, 65% ऑफ द होल कंट्री है, कि ये छोटा छोटा भी करें ना, छोटा छोटा पेमेंट्स भी करते हैं या छोटी 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 चीज़ों को भी कंज्यूम करते हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा बड़े वॉल्यूम में करते हैं जिसकी वजह से वो हमारी इकोनॉमी का, हमारी इंडियन इकोनॉमी का एक बेड रॉक फाउंडेशन बन जाता है, ठीक है। तो रूरल इंडिया और रूरल कंजप्शन हमारी इकोनॉमी की एक बेड रॉक, ठीक है, एक मजबूत फाउंडेशन है इस टाइम पे, ठीक है। तो ये फाउंडेशन कैसे बढ़ी, ये कैसे बढ़ी, बिकॉज ऑफ द फार्म एक्टिविटीज़, ठीक है। और इस बार क्या हुआ कि जब जो रूरल एरिया में लोग हैं, जो पीपल हैं, वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पैसा उनके हाथों में है। वो पैसा कैसे आया, वो इसलिए आया क्योंकि बहुत सारे पॉजिटिव आउटकम थे इस बार हमारे पास। मानसून मतलब रेन अच्छी हुई, ठीक है। प्लस जो हेल्दी क्रॉप सोइंग भी अच्छी हुई, मतलब क्रॉप भी अच्छी तरीके से उसको सोइंग किया गया, ठीक है। फिर फेवरेबल MSPs भी रखे गए गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट के द्वारा वो भी रखे गए अच्छे खासे, जिसकी वजह, और हार्वेस्ट भी अच्छा हुआ। तो ये सब चीज़ें सारे पॉजिटिव आउटकम हुए इन द फार्म एक्टिविटीज़, ठीक है। तो बिकॉज यहाँ पर इतने सारे अच्छी चीज़ें हुई, पॉजिटिव आउटकम हुए, तो लोगों के हाथ में कैश बहुत सारा आ गया। तो कैश फ्लो डायरेक्टली इनटू द हैंड ऑफ फार्मर वो बढ़ गया, ठीक है। जब कैश फ्लो बढ़ गया, फार्मर्स के हाथों में बहुत पैसा आ गया, रूरल इंडिया में बहुत पैसा आ गया, हाँ वहाँ पर लिक्विडिटी अच्छी खासी है, तो वो क्या करेंगे, वो कंज्यूम करेंगे गुड्स को, ठीक है। तो वो उन्होंने कंज्यूमर गुड्स पे स्पेंडिंग करनी स्टार्ट कर दी, और जिसकी वजह से वही रूरल कंजप्शन बढ़ गया। रूरल कंजप्शन बढ़ गया तो हमें पता चल गया कि जीडीपी भी बढ़ रही है, ठीक है। दूसरा एक तो फार्म एक्टिविटी से ही पता चला, और एक नॉन फार्म एक्टिविटीज़ भी होती हैं, ठीक है। अब एक फार्मर का जो इनकम सोर्स है ना वो सिर्फ फार्म एक्टिविटीज़ नहीं है, अब नॉन फार्म एक्टिविटीज़ भी है, ठीक है। तो और बहुत सारी चीज़ों के थ्रू एक फार्मर पैसा कमाता है, जैसे कंस्ट्रक्शन करके, भाई लेबर का काम भी करता है फार्मर, है ना। लेबर कंस्ट्रक्शन में जाके वहाँ पर लेबर का काम करता है, वहाँ से पैसा इंजेक्ट हो जाता है रूरल इकोनॉमी में, ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स होती हैं, जैसे वी बी जी राम जी जैसी स्कीम होती हैं जो कि रोज़गार प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। और इसके थ्रू भी जो है बहुत सारा पैसा इंजेक्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ये जो वी जी राम जी है क्या है, एक बेसलाइन सेफ्टी नेट की तरह वर्क करती है ना, वैसी स्कीम है ना, जो 100% कितने डेज़ के लिए था, 125 डेज़ के लिए था ना, 125 डेज़ के लिए वर्क प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ये इस पर्टिकुलर स्कीम के थ्रू। तो वहाँ से पैसा इंजेक्ट हो जाता है रूरल इकोनॉमी में। फिर रेमिटांस के थ्रू भी हो जाता है, जो कुछ लोग हैं माइग्रेट कर जाते हैं, कुछ वर्कर्स हैं माइग्रेट कर जाते हैं अर्बन सिटीज़ में, वहाँ से अपने अपने घर पैसा भेजते हैं वापस, तो उसके थ्रू भी इंजेक्ट हो जाता है पैसा रेमिटांस की वजह से। तो ऐसे करके रूरल इंडिया के अंदर बहुत सारा पैसा आ गया है, जिसकी वजह से कंजप्शन भी बढ़ गया है, और फिर इनडायरेक्टली जब कंजप्शन बढ़ गया तो जीडीपी भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इनडायरेक्टली जो फास्ट मूवेबल कंज्यूमिंग गुड्स है ना, उनका 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 सोल्ड होना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। मतलब वो सेल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, लोग उन्हें बहुत खरीद रहे हैं, डायरेक्टली ये बोलना चाहिए। तो ठीक है, अगला क्या है, अगला है अर्बन कंजप्शन। अर्बन कंजप्शन में क्या है, अर्बन स्पेंडिंग हैज़ सीन अ कंसिस्टेंट अपटिक, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो
जहाँ पर एक रूरल इंडिया जो है वो वॉल्यूम से ड्राइव हो रहा था, यहाँ पर जो अर्बन इंडिया है वो वैल्यू से ड्राइव होएगा। ठीक है, वैल्यू का मतलब कि भाई जो कंज्यूमर्स हैं, जो हम यहाँ के जो लोग हैं, जो पीपल हैं, उनके पास क्या है, बहुत ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम है। ठीक है, उनके पास तो तरीके हैं ना पैसे कमाने के, वो इनकम कमा सकते हैं। और क्या बोलते हैं, इनके पास एक्सेस भी है टू द क्रेडिट कार्ड्स। ठीक है, तो क्रेडिट का एक्सेस भी आसानी से मिल जाता है, डिस्पोजेबल इनकम भी है, क्रेडिट भी है, तो यहाँ से भी कंजप्शन बढ़ जाती है। कैसे, देखो अभी इन्होंने क्या बोला है एसबीआई ने कि जो फेस्टिव सीज़न आया था ना, फेस्टिव सीज़न की वजह से, फेस्टिव सीज़न एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट बन जाता है इस कंजप्शन के लिए। ठीक है, क्योंकि जब फेस्टिव सीज़न आता है तो लोग जो है ना बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं। ठीक है, हाई टिकट वाली जो चीज़ें होती है ना वो खरीदते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गए, रियल एस्टेट खरीदते हैं, ज्वेलरीज खरीदते हैं, ऑटोमोबाइल खरीदते हैं, ट्रैवल करते हैं। तो उसकी वजह से ये फेस्टिव सीजन में ऐसा होता है, जिसकी वजह से जो है ना कंजप्शन बढ़ जाता है दोबारा से। ठीक है, और क्या है, कुछ फिस्कल स्टिमुलस की वजह से भी हो जाता है, फिस्कल स्टिमुलस एंड कैपेक्स। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गवर्नमेंट इंटरवीन करती है एक तरीके से। गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ठीक है, गवर्नमेंट करती है कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है ना, तो उसके लिए बहुत सारी इनडायरेक्ट डिमांड्स इंक्रीज हो जाती हैं, जैसे कि भाई जॉब क्रिएट हो जाती है ना, फॉर्मल जॉब्स, इनफॉर्मल जॉब्स क्रिएट हो जाती हैं, और कॉर्पोरेट्स के ऑर्डर बुक्स भी बढ़ जाती हैं। मतलब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो भाई सीमेंट चाहिए होगा, स्टील चाहिए होगा, तो वो कहाँ से लाएंगी, इन फैक्ट्री से लेके आएंगे ना, गवर्नमेंट भी फैक्ट्री से परचेस करेगी, तो ऐसे करके उनकी ऑर्डर बुक भी बढ़ने लग जाती है। तो इसकी वजह से क्या है, बहुत सारा पैसा जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अर्बन पीपल के पास आ रहा होता है। ठीक है, वहाँ वहाँ के लोगों के पास आता है, तो लोगों के पास आता है तो लोग जो है दोबारा से कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कंजम्पशन बढ़ जाता है, इसलिए अर्बन कंजम्पशन एक वन ऑफ द इंजन है। ठीक है, तीसरा रीज़न क्या है, वेल्थ इफेक्ट एंड क्रेडिट। देखो रूरल इंडिया में जो है ना ये क्रेडिट वाला बात नहीं है, इतनी अच्छी क्रेडिट सिस्टम भी नहीं है, और प्लस क्रेडिट कार्ड तक जैसी चीज़ें नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो लेकिन अर्बन एरिया में ऐसा होता है, क्योंकि लोगों के पास जो है ना एक स्टेबल इनकम होती है। ठीक है, और उनके वेजेस भी राइज कर रहे होते हैं डेली ना, टाइम टू टाइम राइज करते हैं। तो उसकी वजह से क्या है, यहाँ के बैंक्स, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है, बैंकिंग सिस्टम जो है, इनको जो है ना कार्ड एक्सेस दे देता है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड दे देता है, और बहुत सारे लोन्स भी दे देता है। तो उसकी वजह से क्या है, जो कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस है ना वो इंक्रीज हो जाता है। तो जब कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है तो वो कंज्यूम बहुत ज़्यादा करता है फिर। ठीक है, वो डेब्ट्स भी लेता है, वो लोन्स भी लेता है, सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल को इंक्रीज करने के लिए, उसको अपग्रेड करने के लिए। ठीक है, तो इसकी वजह से भी, क्योंकि लोगों का पैसा आ जाता है तो लोग और ज़्यादा खर्च करते हैं अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा करने के लिए, तो वो भी एक रीज़न है कि अर्बन कंजप्शन बढ़ता है इससे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, अब देखते हैं अ मेजर स्टैटिस्टिकल शिफ्ट अपडेटिंग द बेस ईयर। तो देखो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि भाई बेस ईयर क्यों अपडेट कर रहे हैं, और जीडीपी का बेस ईयर अपडेट भी हो रहा है। जो मॉस्पी है वो अपडेट कर रहा है जीडीपी का बेस ईयर फ्रॉम 2011-12 से 2022-23 में। ठीक है, तो उसमें चेंज कर रहा है। वो चेंज इसलिए कर रहा है, देखो क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है ना बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज हुई है सिंस 2011। ठीक है, तो ये जो अपडेट है बेस ईयर का, ये सब कुछ चीज़ें सारी सारी जो मॉडर्न स्ट्रक्चर है इकोनॉमी का, उसको कैप्चर कर सकता है फिर। ठीक है, मैसिव ग्रोथ हमने जो की है डिजिटल इकोनॉमी में, न्यू इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, या पोस्ट पैंडेमिक कंज्यूमर बिहेवियर शिफ्ट हुआ है, वो सब चीज़ों को कैप्चर कर सकता है। तो उससे क्या है, जो हमें जीडीपी का डाटा मिलेगा वो बहुत एक्यूरेट मिलेगा, जो इंडिया की पूरी पूरी इकोनॉमिक रियलिटी है ना वो क्लियरली दिखेगी, एक्यूरेटली पिक्चर होगी। ठीक है, तो इसलिए वो कर रहा है, बस यही है। और बेस ईयर प्रोवाइड करता है कांस्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू मेजर द रियल इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, स्ट्रिपिंग आउट द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, तो बहुत नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, अगला क्या, कंपेयरिंग द फोरकास्ट टू अंडरस्टैंड वाई द 8.1% Q3 फिगर इज वेरी सिग्निफिकेंट टू इट हेल्प्स टू लुक एट द ब्रॉडर एनुअल एस्टिमेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 26। जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट था जिसको प्रोजेक्ट किया गया है 7.4% ग्रोथ रेट फॉर द एंटायर फाइनेंशियल ईयर 26। ठीक है, ये उन्होंने कितना किया है 7.4, लेकिन एसबीआई कितना बोल रहा है 8.1। तो हमें पता है कि क्यों बोल रहा है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे दूसरी ओर क्या बोल रहा था, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे ने कुछ स्लाइटली मोर कंजर्वेटिव स्टैंस ले रखा है, जिन्होंने एस्टिमेट किया है 7% ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 26 एंड अ रेंज ऑफ 6.8 to 7.2 फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 27। ठीक है, तो इफ अगर एक्चुअली में Q3 हिट करता है 8.1, तो इट कुड पुल द एनुअल एवरेज अप। ठीक है, एनुअल एवरेज को अप कर देगा, जो
हमने 7.4 बोला है या इकोनॉमिक सर्वे ने 7 बोला है, इसको भी ऊपर कर देगा अपने आप ही, ठीक है। रीइंफोर्स करेगा इंडिया की पोजीशन एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में, ठीक है। तो सारी की सारी अभी आंखें कहाँ हैं, February 27 में, जहाँ पर जब मॉस्पी जो है ना अपना ऑफिशियल डाटा सेकेंड एडवांस एस्टिमेट को रिलीज करेगा यूजिंग द न्यूली अपडेटेड बेस ईयर, ठीक है, 2022-23, ठीक है, उसकी बेसिस पे। तो देखते हैं, जब आएगा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ क्या बोल रही है, इंडिया स्ट्रेटेजिक FTA पुश GCC इजराइल एंड कनाडा ट्रेड एक्सपेंशन। तो एक्सपेंडिंग द ग्लोबल ट्रेड, इंडिया इज एग्रेसिवली परस्यूइंग स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप टू बूस्ट इट्स ग्लोबल ट्रेड, ठीक है, अट्रैक्ट करना फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एंड क्रिएट अ न्यू मार्केट फॉर इट्स गुड्स एंड सर्विस, ठीक है, वो चाहती है इन FTA के थ्रू। तभी इंडिया जो है ना बार बार नेगोशिएट कर रही है GCC के साथ, इसराइल के साथ और कनाडा के साथ, ठीक है। द साइमल्टेनियस नेगोशिएशन विद द मिडिल ईस्ट GCC एंड इसराइल एंड द नॉर्थ अमेरिका कनाडा, वो हाईलाइट करता है एक मल्टी pronged approach to integrate the Indian economy deeper into the global supply chain, ठीक है। तो बहुत सारे नेगोशिएशन है उसके ऊपर, ये भी पढ़ने वाला है, इसमें कोई ऐसा खास बात नहीं लिखा हुआ, ठीक है। जैसे इंडिया और GCC का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेगोशिएशन है जो चल रहा है यहाँ पर। GCC क्या है, वो एक पावरफुल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अलायंस है 6 मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ का, ठीक है, इसमें सऊदी अरेबिया, UAE, कतार, कुवैत, ओमान और बहरीन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये FTA बहुत बड़ी डील क्यों है इंडिया के लिए, ठीक है, क्योंकि इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक है GCC। तो GCC जो है एक पार्टनर नहीं है बस, है ना, वो इंडिया का बिगेस्ट रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक है, जहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 25 में बायलेटरल ट्रेड हमारी कितनी हिट हुई है, ठीक है, $178.56 बिलियन हिट हुई है, मेकिंग अप ओवर 15% ऑफ द टोटल इंडिया टोटल ग्लोबल ट्रेड, 15% तक, ठीक है, बहुत बड़ा नंबर होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये बहुत बड़ा लुक दिखा रहा है। और दूसरी ओर मैसिव इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन भी है, जो गल्फ नेशंस हैं वो हमेशा से ही FDI बहुत बड़ा सोर्स रहा है FDI का, ठीक है। तो एज ऑफ सितंबर 2025 क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट फ्रॉम GCC मतलब इंडिया में है $31.14 बिलियन की। और स्कोप ऑफ द एग्रीमेंट क्या है, जो हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल और GCC के सेक्रेटरी जनरल है जासिम मोहम्मद अलबुदेव, उन्होंने साइन किया है जॉइंट स्टेटमेंट टू ऑफिशियली बिगिन द टॉक, ठीक है, वो वहाँ पर बात स्टार्ट करेंगे, TOR साइन होगा, ठीक है, द टर्म्स ऑफ रेफरेंस agreed upon on February 5, ठीक है। द FTAs विल गो फॉर बियॉन्ड जस्ट फिजिकल गुड्स से भी ज़्यादा ऊपर जाएंगे, वहाँ पर क्या कवर करेंगे, सर्विसेज, डिजिटल ट्रेड, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ को ट्रांसफ़र करने का भी काम करेंगे, कस्टम प्रोसीजर्स भी देखेंगे, ठीक है, और स्मूथ इन्वेस्टमेंट फ्लो हो इंडिया के अंदर, वो सब भी देखा जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के ऊपर बात होंगी और उस पर नेगोशिएशन स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर पहले सब कंट्री जो है ना अपनी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस को स्टेट करती है, फिर उसके ऊपर नेगोशिएशन होती है, ठीक है। तो फिर ऐसे करके नेगोशिएशन राउंड्स होते रहते हैं, फिर एक बार आप फाइनल टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्रिएट करते हो, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट रखते हो, देन वो साइन होता है, फिर ऐसे करके होता है, ठीक है। अगला क्या है, हमने GCC के साथ तो देख लिया, अब इसराइल के साथ है, इसमें थोड़ा डिस्कस करने वाली चीज़ है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। देखो, वाइल द GCC एग्रीमेंट इज अबाउट द मेसिव ट्रेड वॉल्यूम और एनर्जी सिक्योरिटी, जो इसराइल के साथ है ना वो हाईली फोकस है किस पे, टेक्नोलॉजी पे, इनोवेशन पे और स्ट्रेटेजिक सिनर्जी पे, ठीक है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। तो करंट स्टेटस क्या है, द फर्स्ट फॉर्मल राउंड ऑफ नेगोशिएशन इज करंटली अंडर वे, जो कि 23 से 26 फेब तक होगा, ठीक है, चलेगा। फॉलोइंग द साइनिंग ऑफ TOR टर्म्स ऑफ रेफरेंस, हमने कब साइन कर लिया था इसराइल के साथ, लास्ट नवंबर, ठीक है। इसमें नेगोशिएट क्या होगा, ठीक है, जो टॉक है वो क्या किन किन पर्टिकुलर चीज़ों को कवर करेगी, कौन से वो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और स्ट्रेटेजिक सिनर्जी है जहाँ पर हम टॉक करने वाले हैं। तो एक तो बहुत नॉर्मल टॉक होती है, जो पहली टॉक है ट्रेड एंड गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, वो हम यहाँ पर टॉक करेंगे कि भाई टैरिफ रेट्स देखेंगे, कौन से मटेरियल पर टैरिफ रेट कम होना चाहिए, लेबर इंटेंसिव सेक्टर पर टैरिफ कितना होना चाहिए, ये सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे जो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है। और एग्रीकल्चर हमें देना है नहीं देना, ऐसे इन चीज़ों पे बात करेंगे, अगर देना है तो कितना पार्ट देना है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर डिसाइड होती हैं, ठीक है। टैरिफ रेट्स यहाँ पर डिसाइड होते हैं सर्विसेज और गुड्स पे, ठीक है। दूसरी चीज़ है ना, दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये क्रूशल है फॉर टैक और फार्मा सेक्टर के लिए। देखो टैक के लिए इसलिए क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस करते हैं। देखो इसराइल जो है ना, इसराइल ये बहुत बड़ा पावर हाउस है, ये इसके पास जो ना बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है इन R&D, ठीक है। तो इन लोगों के पास जो इजरायली हैं, इनके पास जो ना बहुत सारे पेटेंट्स हैं, वैल्यूएबल पेटेंट्स हैं,
ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में है, वाटर टैक्स में है, और प्लस डिफेंस के अंदर भी बहुत सारे हैं। ठीक है, इसराइल इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। ठीक है, तो वो भी चाहता है, देखो वो यहाँ पर इसराइल इस चीज़ के थ्रू आईपीआर के थ्रू ये चाहता है कि भाई इनको एक लीगल बैकिंग मिले, एक लीगल गारंटी मिले गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट से, कि उनकी जो पेटेंट्स हैं और जो सोर्स कोड हैं, ठीक है, या टेक्नोलॉजिकल ब्लूप्रिंट जो टेक्नोलॉजिकल ब्लूप्रिंट है, वो जो है ना कोई कॉपी ना कर ले या पायरेट ना कर ले। जब जो इसराइल है अपनी सारी के सारे सोर्स कोड और पेटेंट जो है तब ट्रांसफ़र करेगा इंडियन मैन्युफैक्चरर को। ठीक है, इसीलिए ये आईपीआर साइन होता है कि जब हम अपनी टेक्नोलॉजी इधर ट्रांसफ़र कर रहे होंगे तो कोई और उसे कॉपी ना करे, सिर्फ जिसको हमने अधिकार दिया है वही कॉपी करे। तो ये इसराइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आईपीआर, क्योंकि वहाँ पर वो प्रोटेक्शन की डिमांड कर रहा है। ठीक है, दूसरी ओर इंडिया के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया के लिए फार्मा सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इंडिया क्या है, इंडिया का यहाँ पर आउटलुक है, इंडिया बैलेंस मेंटेन करना चाहता है। इंडिया को बोलते हैं कि वो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, तो तो ये जो लोग हम जो है बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर करते हैं जेनरिक ड्रग्स को। ठीक है, तो इंडिया यहाँ पर इस आईपीआर के थ्रू ये नेगोशिएट करेगा कि कोई दूसरी कंट्री हम पे जो इजराइल है हम पे ट्रिप्स ना लगाते, ट्रिप्स प्लस इम्पोज ना करते। ये जो रूल है ना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टर रूल है, एक स्टैंडर्ड डब्ल्यूटीओ रूल से भी ये ज़्यादा स्ट्रिक्टर रूल है डब्ल्यूटीओ रूल से भी। और ये जो रूल होते हैं ट्रिप्स प्लस जो रूल है, ये प्रिवेंट करता है इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को, इंडियन कंपनीज को, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी को, कि वो लीगली प्रोड्यूस नहीं कर सकती अफोर्डेबल जेनरिक मेडिसिन। ठीक है, अगर एक बार भी इनका फॉरेन पेटेंट एक्सपायर हो जाता है तो वहाँ पर इंडिया जो है ना, इंडिया के जो नेगोशिएटर है वो इन चीज़ों पर बात करेंगे कि इंडिया को देखो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, तो हम मैन्युफैक्चरिंग जेनरिक ड्रग्स करते हैं, है ना, हम जेनरिक ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करते हैं वो बहुत बड़े लेवल पे। ठीक है, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर आईपीआर के थ्रू इंडियन नेगोशिएटर ये चाहते हैं कि हम पे कोई भी ट्रिप्स प्लस जैसे रूल जो है वो इन्वोक ना किए जाए, हम पे ना लगाए जाए। ठीक है, अगर ये लग गए तो हम जो इंडियंस हैं, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, वो जो है ना लीगली प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगी ये अफोर्डेबल जेनरिक मेडिसिन, अगर एक बार भी फॉरेन पेटेंट एक्सपायर हो गया तो। ठीक है, तो इससे बचाने के लिए किया है ये। ठीक है, एक तो ये हो गया। तो ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्या बोल रहा है, रूल ऑफ ऑरिजिन डिटरमाइनिंग वेयर द प्रोडक्ट इज ट्रूली मेड टू प्रिवेंट थर्ड कंट्री फ्रॉम स्नीकिंग गुड्स थ्रू द एफटीए। देखो इसमें क्या होता है, ये ROO में क्या होता है, जैसे इंडिया ने साइन कर रखा है एफटीए इसराइल के साथ, और एफटीए में बोल रखा है कि दोनों देश जो है ना मान लो इम्पोर्ट टैक्स जो है ना जीरो कर देंगे, इम्पोर्ट टैक्स जीरो है। तो ये जो फ़ायदा है, जो एफटीए का फ़ायदा है, ये इन दोनों कंट्रीज़ के लिए है, बस इंडिया के लिए और इसराइल के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, दूसरी कंट्री मान लो यूएसए है या अदर कंट्रीज़ हैं, ये इसका फ़ायदा उठाती हैं। कैसे, ये यूएस और अदर कंट्री यहाँ पर जाके अपना सारा का सारा मटेरियल जो है, गुड्स जो है शिप कर देगी। ठीक है, इसराइल में, फिर इसराइल के थ्रू वाइल एंजॉइंग द इम्पोर्ट टैक्स, ठीक है, इम्पोर्ट टैक्स इक्वल टू जीरो, ये एंजॉय करते करते सारा का सारा जो गुड्स है वो इंडियन मार्केट के अंदर फ्लड कर देंगे। ठीक है, इंडियन मार्केट के अंदर फ्लड कर देंगे। लेकिन अब फ़ायदा इंडिया और इसराइल में जब ये एफटीए होता है तो उसमें फ़ायदा किसको पहुंचाने की बात कही गई थी, इसराइल को और इंडिया को बस। लेकिन में फ़ायदा किसको हो रहा है, यूएसए को हो रहा है, और कंट्रीज़ को हो रहा है, अदर कंट्रीज़ को हो रहा है। तो इस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए दो कंट्री जब एफटीए साइन करती हैं तो वो उसमें ROO भी साइन करती हैं। ठीक है, रूल्स ऑफ ऑरिजिन भी साइन करती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इसको साइन करने से प्रिवेंट हो जाता है ट्रेड डिफ्लेक्शन। जो ट्रेड डिफ्लेक्ट हुई ना, ऐसे आके ऐसे चली गई, ये ट्रेड डिफ्लेक्शन खत्म कर देता है ये ROO। ठीक है, तो जैसे मान लो वैल्यू एडिशन, इसमें क्या होता है, वैल्यू एडिशन क्राइटेरिया रखा जाता है, क्राइटेरिया। तो वैल्यू एडिशन क्राइटेरिया में क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट या तो इंडिया में और या इसराइल में बना है वो एटलीस्ट इंडिजीनियस कितना होना चाहिए, 35, मान लो कोई परसेंटेज होती है 35-45% जो है ना इंडिया का कंपोनेंट या इसराइल का कंपोनेंट होना चाहिए। ठीक है, या उनकी मैन पावर या उनके लेबर या उनकी कंपोनेंट से बना होना चाहिए, मतलब इंडिजिनाइज होना चाहिए। 35-45 मतलब वो डिपेंड करता है कि आप कितने पे साइन कर रहे हो, वो वैल्यू एडिशन क्राइटेरिया आपका क्या है। ठीक है, मतलब वो एक पर्टिकुलर परसेंटेज होता है, वो पर्टिकुलर परसेंटेज जो है ऑफ प्रोडक्ट का या वैल्यू जितनी वैल्यू एडिशन कर रहे हो, मान लो 100% वैल्यू का कोई वैल्यू का
मटेरियल है, ठीक है, जैकेट है, तो ये जैकेट में एटलीस्ट 35%, अगर वैल्यू एडिशन क्राइटेरिया 35% है, तो 35% जो है वैल्यू एडिशन होनी चाहिए कहाँ पर, या तो इंडिया में होनी चाहिए या इजराइल में होनी चाहिए, क्योंकि दोनों के बीच में ये FTA हुआ है, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया रख देती हैं। तो मान लो अगर अब यूएस है, यूएस अपना मटेरियल ऐसे करके शिप करने की कोशिश करेगी और फ्लड करने की कोशिश करेगी इंडियन मार्केट को, तो भाई ये तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि इनका जो है 100% क्या होगा, यूएसए का होगा, ठीक है, या किसी और कंट्री का होगा। लेकिन चाहिए क्या हमें, या तो 35% इसराइल चाहिए, ठीक है, अगर इसराइल इंपोर्ट करा रहा है, मतलब एक्सपोर्ट कर रहा है, और अगर इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है तो इंडिया का 35% चाहिए, ठीक है, वैल्यू एडिशन। जो भी आप मटेरियल या गुड्स भेज रहे हो या रिसीव कर रहे हो, वो 35% ऑफ द अपोजिट कंट्री का होना चाहिए, ठीक है, उनका वहाँ पर वैल्यू एडिशन होनी चाहिए 35%। तो बस यही है ये, ठीक है। तो जो इकोनॉमिक बेनिफिट है ऑफ FTA वो सिर्फ इन दोनों कंट्री के बीच में रहता है। मान लो इंडिया को कुछ बेचना है, इंडिया को जैकेट बेचनी है इसराइल को, तो इसराइल देखेगा, देखेगा वो जो जैकेट है कि वो 35% जो वैल्यू एडिशन हुई है वो इंडिया में हुई है। अगर नहीं हुई है तो भाई ये जैकेट जो है ना इंडिया की नहीं है, वो तो फ्लडिंग हो रही है, इसका मतलब दूसरे रीराउटिंग हो रही है कहीं से, ठीक है, तो वो अलाउ नहीं है, ठीक है। ऐसे ही इंडिया देखेगा कि इंडिया है और इसराइल है, मान लो यूएस ने कुछ भेजा यहाँ पर, वो उसमें जो है 75% जो है यूएस का है और 25% सिर्फ इसराइल है, ठीक है, वैल्यू एडिशन। तो इंडिया देखेगा कि क्राइटेरिया तो 35% का था और यहाँ पर तो तुम्हारा सिर्फ 25% है, तो इसको आने नहीं देगा, ठीक है। इंपोर्ट होगा, अगर ये इंपोर्ट होगा तो ये इजरायली प्रोडक्ट की तरह नहीं होगा जिसमें FTA लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इम्पोर्ट टैक्सेस देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे है उससे बचाने के लिए। तो चलो अब अगला देखते हैं, अगला क्या है, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स, ठीक है। इसमें फूड सेफ्टी एंड एनिमल / प्लांट हेल्थ स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करते हैं। जब दो कंट्री एक FTA साइन कर रही होती है तो इस चीज़ को भी नेगोशिएट करती हैं वो, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो इंडिया है और इसराइल है, देखो ये दोनों कंट्री में अलग अलग फूड सेफ्टी नॉर्म्स हैं, इंडिया में अलग है, इसराइल में अलग है। और यहाँ पर क्या है, जो पेस्टिसाइड की, मान लो फूड पे जो पेस्टिसाइड की लेवल्स हैं उसको कैप कर रखा है एक अलग लेवल पे, ठीक है। मान लो 0.01 mg/kg, ठीक है, अगर ऐसा साइन कर रखा है कुछ ऐसा ऐसा होगा, और यहाँ पर 0.001 होगा mg/kg। तो इसमें क्या है, बहुत सारी डिफिकल्टी आती है। मान लो यहाँ का कोई एक्सपोर्टर है, वो फूड यहाँ पर एक्सपोर्ट करना चाहता है, मान लो कोई फ्रूट जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है, तो इसराइल जब वो पोर्ट पे, यहाँ की पोर्ट पे टच होगा वो फूड या फ्रूट, तो वहाँ पर चेकिंग होगी कि इस पे कितना कितना % ऑफ पेस्टिसाइड यूज़ किया गया है। अगर वो इनके नॉर्म से बाहर आया तो भाई यहाँ पर ही होल्ड हो जाएगा वो प्रोडक्ट, ठीक है, उसको यहीं रोक दिया जाएगा या तो वापस कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से इंडिया को लॉस हो सकता है, ठीक है, या और कंट्री को लॉस हो सकता है, या इसराइल को लॉस हो सकता है इन द सेम वे, ठीक है। तो इसी इसको ये चीज़ें ना हो तो दो कंट्री ये सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स को साइन करती है और एक कॉमन ग्राउंड ढूंढती है दोनों के लिए, ठीक है, कि भाई इतना इतना पर्टिकुलर पेस्टिसाइड लेवल या क्वारंटाइन रूल्स फॉर लाइफ स्टॉक्स या पैकेजिंग हाइजीन रखेंगे हम, ठीक है। कि कोई अगर एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करे पर्टिकुलर फूड, लाइफ स्टॉक या पैकेजिंग तो उस पर वो सारी लेवल जो है दूसरी कंट्री के अंदर जो लेवल्स हैं वो मैच कर जाए और आसानी से वो इम्पोर्ट हो जाए दूसरी कंट्री में, ठीक है। इससे बचने के लिए काम करा जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो हो गया द स्ट्रेटेजिक रेशनल bilateral merchandise trade was relatively modest at 3.62 billion in financial year 25। ये किसके साथ बात कर रहे हैं, इसराइल के साथ, ठीक है। हाउएवर जो गोल है इस FTA का इज टू लेवरेज द यूनिक कॉम्प्लीमेंट्रीज ऑफ बोथ नेशंस, ठीक है। इसराइल जो है ग्लोबल पावर हाउस है, इनोवेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग एंड एडवांस एग्रीकल्चर में, ठीक है। दूसरी ओर इंडिया क्या ऑफर कर सकता है, दूसरी ओर इंडिया ऑफर कर रहा है मैसिव मैन्युफैक्चरिंग स्किल एंड अ ह्यूज कंज्यूमर मार्केट, ठीक है, एंड अ वास्ट IT वर्कफोर्स। तो FTA का एम है टू प्रोवाइड बिजनेस सर्टिनिटी, ठीक है, स्पेशली हेल्पिंग MSMEs इन बोथ कंट्रीज कोलैबोरेट सिक्योरली, ठीक है, बस यही है। अगला एक बार कनाडा का देख लेते हैं, ये तो बहुत छोटा सा है। आर्टिकल ये भी नोट कर रहा है कि जो इंडिया है वो एडवांस कर रहा है इसकी अपनी ट्रेड डायलॉग्स को विद कनाडा, ठीक है। जो पीयूष गोयल है मिनिस्टर, वो वर्चुअल मीटिंग्स कर रहे हैं विद कनाडा के मिनिस्टर से और मिनिस्टर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड से मनिंदर सिंधु। द फोकस ऑन द प्रोग्रेसिंग ऑफ इंडिया कनाडा सीपा कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये इंडिकेट क्या कर रहा है, डेस्पाइट हमारा पास्ट डिप्लोमेटिक टर्बुलेंस तो चल रहा है कनाडा के साथ बिटवीन द टू नेशन,
बट स्टिल कोर इकोनॉमिक एंड ट्रेड नेगोशिएशंस आर एक्टिवली मूविंग फॉरवर्ड। वो तो करना ही पड़ता है ना, दो कंट्रीज करनी ही पड़ती हैं। तुम्हारे बीच में कितना भी टकराव हो, लेकिन जब यहाँ पर ट्रेड्स की बात आती है तो लोग बैक फुट पे और बहुत सेफ्टी के साथ खेलते हैं। तो यही है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अगला स्टार्ट हो गया है। अगली न्यूज़ क्या है? इंडियाज इंपोर्ट मैपिंग एक्सरसाइज, पब्लिक प्रिक्योरमेंट ओवरहॉल एंड द ट्रेड डील इम्प्लीकेशन। तो पहले थोड़ा पढ़ते हैं, फिर उसके ऊपर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइडेंटिफाइंग मैन्युफैक्चरिंग गैप, इंडियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव इंपोर्ट मैपिंग एक्सरसाइज। ठीक है, द प्राइमरी गोल इज टू आइडेंटिफाई एग्जैक्ट कौन से वो गुड्स हैं जो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री आर फोर्स टू बाय फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। ठीक है, बिकॉज वो सारे आइटम जो हैं वो मैन्युफैक्चर होते ही नहीं है डोमेस्टिकली। ठीक है, तो बाय पिन पॉइंटिंग दिस क्रिटिकल गैप, जो गवर्नमेंट क्या है पिन पॉइंट करना चाहती है वो सारे गैप्स को इन द लोकल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो गवर्नमेंट एम टू रिड्यूस इट्स हैवी रिलायंस ऑन इम्पोर्ट एंड स्ट्रेटेजिकली बूस्ट द डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, वही जो बोल रहा है कि गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट जो है इम्पोर्ट मैपिंग एक्सरसाइज स्टार्ट कर रही है। इम्पोर्ट मैपिंग एक्सरसाइज देखो अक्रॉस मेनी मिनिस्ट्रीज, ये इंडिपेंडेंटली बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करा लेते हैं, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज इंपोर्ट कराती हैं। ठीक है, और वो इसलिए इंपोर्ट कराती हैं क्योंकि ये सारी जो चीज़ें होती हैं, जो गुड्स होते हैं, ये हमारी खुद की कंट्री की कंपनीज नहीं बनाती हैं। इंडिया की कोई भी कंपनी नहीं बना रही होती है, तभी ये इंपोर्ट करते हैं। ठीक, नहीं तो वो हमारी खुद की इंडियन कंपनी को सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट दें उन चीज़ों का। लेकिन ऐसा नहीं होता, तो जो हमारी मिनिस्ट्री है, जो गवर्नमेंट है, वो फोर्सफुली फिर प्रिक्योर करना पड़ता है उनको। ठीक है, और बाहर से मंगाना पड़ता है फॉरेन कंट्रीज से। तो वो ये तरीके से ये एक चीज़ दर्शा रहा है कि हमारा अभी भी लोकल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो है वो थोड़ा वीक है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। बट गवर्नमेंट तभी एक अच्छी तरह काम कर पाएगी जब उसको पता होगा कि वो कौन सा इम्पोर्ट करती है। अभी यही नहीं पता है, यही फ्रेगमेंटेड है बहुत ज़्यादा। तो पहले यही करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट कि वो जितने भी इंडिपेंडेंटली सारी की सारी मिनिस्ट्रीज प्रोक्योर करती हैं, बाहर से इंपोर्ट कराती हैं गुड्स को, वो पर्टिकुलर मटेरियल को जो इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होता डोमेस्टिकली, उसकी एक कंसोलिडेटेड लिस्ट बनाएंगे वो। ठीक है, फिर उससे आगे बहुत सारी चीज़ें करेंगे, हम आगे देखेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, द स्केल ऑफ द प्रॉब्लम, अगर हम इसको इस प्रायोरिटी को समझना चाहते हैं कि ऐसा क्यों गवर्नमेंट कर रही है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि टोटल इंपोर्ट्स कितना हुआ है। अप्रैल और जनवरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 इंडिया का जो इम्पोर्ट है वो रफली $650 बिलियन का है, वर्थ ऑफ गुड्स ओनली। ठीक है, गुड्स। यहाँ पर चाइना का फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना से हमने बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करवाया है। ठीक है, अकाउंटिंग $108.18 बिलियन ड्यूरिंग द सेम पीरियड। तो हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट पे रिलाए हैं इस टाइम पे। ठीक है, आगे देखते हैं हाउ द मैपिंग एक्सरसाइज वर्क। है मैपिंग एक्सरसाइज कैसे काम करने वाली है। तो DPIIT है ना, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, वो स्पीयर हेडिंग कर रही है इस इनिशिएटिव को थ्रू सेवरल की स्टेप्स। जिसमें पहले क्या करेगी, डाटा कलेक्शन करेगी, फिर 5 ईयर प्लान बनाएगी, फिर रेस करेगी लोकल कंटेंट थ्रेशोल्ड को, और फिर लेवरेज करेगी जेम को, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को। ठीक है, तो वो करने कैसे वाली है वो देख लेते हैं। देखो, जो गवर्नमेंट है ना हमारी, वो एक सिंगल लार्जेस्ट बायर है। सिंगल लार्जेस्ट बायर है, सारी मिनिस्ट्री को अगर मिला दूँ तो वो एक सिंगल लार्जेस्ट बायर बन जाती है। ठीक है, ये सब कुछ खरीदती है, ये सारे के सारे गुड्स खरीदती है कंट्री के। ठीक है, गुड्स ऑफ कंट्री। तो ये गवर्नमेंट जो है सब कुछ प्रिक्योर करती है, मतलब अगर उसे बेसिक ऑफिस सप्लाईज चाहिए तो वो भी प्रिक्योर करेगी, और क्या बोलते हैं रेलवे कंपोनेंट्स प्रिक्योर करेगी, ब्रिज बनाने के लिए जो भी मटेरियल चाहिए होगा वो प्रिक्योर करेगी, अगर हॉस्पिटल बनाना होगा तो जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजीज है उसको प्रिक्योर करेगी, है ना, मतलब मेडिकल इमेजिंग मशीन्स को प्रिक्योर करेगी। तो ये सब प्रिक्योर करती है। तो गवर्नमेंट को हम बोल सकते हैं, जो गवर्नमेंट है अक्रॉस ऑल मिनिस्ट्री इज अ सिंगल लार्जेस्ट बायर। ठीक है, पर जब ये प्रिक्योर कर रहे होते हैं इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही होती है। जो मिनिस्ट्रीज है ना वो इंडिपेंडेंटली प्रिक्योर कर रही होती हैं, मिनिस्ट्रीज इंडिपेंडेंटली प्रिक्योर कर रही होती है, तो पता नहीं चलता है कि कौन सी वो ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं लोग। ठीक है, इंपोर्ट का सही से पता नहीं चलता है क्योंकि ये जो डाटा है ना, ये अक्रॉस द मिनिस्ट्री इज़ वेरी फ्रेगमेंटेड, ये फ्रेगमेंटेड है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो हमारे पास डाटा नहीं है, एक साथ डाटा सेट नहीं है, तो हमें गवर्नमेंट को सही से पता नहीं है कि हम कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पर हम ज़्यादा हैवीली रिलाई करते हैं इंपोर्ट्स पे। ठीक है, वो सही से पता नहीं है अभी गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट चाहती है कि पहला स्टेप ये होना चाहिए कि डाटा कलेक्ट करें हम चीज़ों का। ठीक है, तो DPIIT है वो सेंट्रलाइज कर रही है उस डाटा को कि भाई जितना भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग गैप है इसके थ्रू हमें पता चल जाएगा हम कौन सी चीज़ इंपोर्ट करते हैं ज़्यादा, तो हमें पता चल जाएगा कि उसी में ही हमारा मैन्युफैक्चरिंग गैप है। अगर हमें पता चल जाता है तो हम एक मास्टर लिस्ट बनाना चाहते हैं, मतलब गवर्नमेंट एक मास्टर लिस्ट बनाना चाहती है जहाँ पर वो सारी की सारी
इंपोर्ट्स के बारे में लिखेगी कि भाई यहाँ पर हम ये इंपोर्ट करते हैं, ये वाली मिनिस्ट्री ये ज़्यादा इंपोर्ट करती है, ये वाली मिनिस्ट्री ये इंपोर्ट ज़्यादा करती है। तो वहाँ से क्लियर पिक्चर क्रिएट होगी कि भाई हमारी डिपेंडेंसी कितनी ज़्यादा है इंपोर्ट पे और कौन से इंपोर्ट पे है। ठीक है, फिर हम उसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वर्क कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे करेंगे वो आगे है। अगला क्या है, अगला यही है कि 5 ईयर प्लान। ठीक है, तो 5 ईयर प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ये पढ़ लेते हैं डाटा कलेक्शन क्या है। DPIIT इज कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम ऑल सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट टू क्रिएट अ मास्टर लिस्ट ऑफ कॉमनली प्रोक्योर्ड गुड्स दैट लैक्स अ लोकल मैन्युफैक्चरिंग बेस। ठीक है, समझा दिया मैंने आपको। ठीक है, अगला क्या है 5 ईयर प्लान। देखो एक बार डाटा जनरेट हो गया, ठीक है, डाटा मिल गया हमें। अब क्या, अभी गवर्नमेंट को जो है ना कंसोलिडेटेड 5 ईयर प्रोक्योरमेंट प्लान बनाना पड़ेगा। वो क्यों बनाना पड़ेगा, देखो एक नई जिस जिस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर, जिस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर अंदर हम लैग कर रहे होंगे, वहाँ पर हमें और फैक्ट्रीज बनानी पड़ेंगी या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बनाने पड़ेंगे। पर वो इतने आसान तो होते नहीं है, क्योंकि उसके लिए चाहिए होती है मैसिव कैपेक्स। ठीक है, मैसिव कैपिटल चाहिए होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। जो प्राइवेट सेक्टर है डरते हैं, प्राइवेट सेक्टर इस चीज़ से डरते हैं कि भाई अगर हमने इतना मैसिव कैपिटल एक्सपेंडिचर किया और गवर्नमेंट ने इन द एंड हमसे बाय नहीं किया, क्योंकि हमें कुछ दिख ही नहीं रहा है कि हमसे प्रोक्योर करेंगी भी नहीं करेंगी, और करेंगी तो क्या पता सिर्फ एक बार ही करें। ठीक है, आने वाले 5 साल तक ना करें। तो इसी चीज़ को, इसी डिलेमा को, इसी प्राइवेट प्लेयर्स के डिलेमा को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट को 5 साल का प्रोक्योरमेंट प्लान देना पड़ेगा। जिससे क्या है, जब ये 5 साल का प्रोक्योरमेंट प्लान देगी ना, तो ये क्या करेगी, डी रिस्किंग करेगी इन्वेस्टमेंट। फिर प्राइवेट प्लेयर्स आके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि गवर्नमेंट आने वाले 5 साल के अंदर अंदर ये तो प्रोक्योर करेगी ही करेगी, और वो हमसे करेगी। क्योंकि इंडिया में तो वो चीज़ है नहीं अभी अवेलेबल, बाहर से इम्पोर्ट करती है। तो अगर हम इंडिया के अंदर वो बनाना स्टार्ट करते हैं, तो गवर्नमेंट हमसे खरीदेगी सस्ते भाव में। ठीक है, तो इन द एंड 5 साल तक तो हम सिक्योर हैं, 5 साल तक तो हमारे पास इनकम और रेवेन्यू आती रहेगी। तो ये क्लियर पिक्चर, डिमांड विजिबिलिटी दे देता है प्राइवेट प्लेयर्स को। तो जो प्राइवेट प्लेयर का डिलेमा होता है कि यार क्या पता ये खरीदे नहीं, वो खत्म हो जाता है इस 5 ईयर कंसोलिडेटेड प्लान से। ठीक है, तो डिमांड विजिबिलिटी बढ़ जाती है, और इसी वजह से, इस फाइनेंशियल डिसीजन की वजह से, ऐसे 5 ईयर प्रोक्योरमेंट प्लान की वजह से डी रिस्किंग हो जाती है इन्वेस्टमेंट की, कि भाई अब हम कर सकते हैं। ठीक है, और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो फिर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाते हैं। ठीक है, पहला हो गया, दूसरा हो गया। तीसरा क्या है, रेजिंग लोकल कंटेंट थ्रेशोल्ड। देखो लोकल कंटेंट थ्रेशोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे गवर्नमेंट जो है ना बहुत सारे टेंडर निकालती है, तो इस टेंडर को हथियाने के लिए, इस टेंडर को लेने के लिए बहुत सारी हमारी खुद की डोमेस्टिक प्लेयर्स पता है क्या करते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक प्लेयर्स को पहले दिखाना पड़ता है कि यार हाँ हम वो काम कर सकते हैं जो जिस चीज़ का गवर्नमेंट टेंडर निकाल ली है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, कभी कभी ये करते हैं, ये फॉरेन से मंगाएंगे, बिल्कुल नियर एंड प्रोडक्ट मंगाएंगे फॉरेन से। ठीक है, और फिर उसको इंडिया में स्क्रू करके असेंबल करके गवर्नमेंट को दिखा देंगे कि हम ये काम कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट बोल रही है देखो ऐसा नहीं करने का, कि हमें अपना 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 एक ऐसा कैपिटल बेस बनाना है कि हम जितना भी वैल्यू एडिशन करें वो इंडिया के अंदर करें, या मैक्सिमम वैल्यू एडिशन इंडिया के अंदर होना चाहिए। तुम ऐसा बाहर से मटेरियल लाओ, या नियर एंड मतलब नियर बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, जहाँ पर फिनिशिंग प्रोडक्ट लेके आओ, जस्ट फिनिश प्रोडक्ट, नियर फिनिश प्रोडक्ट लेके आओ और उस पर अपना लेवल लगा दो इंडिया का, मेड इन इंडिया। तो वो चीज़ सही नहीं है, क्योंकि सारी की सारी वैल्यू एडिशन कहाँ हुई, सारी की सारी वैल्यू एडिशन बाहर हुई। जस्ट तुम सब लोगों को हमारा टेंडर चाहिए, तुम ये काम मत करो। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं हो तो गवर्नमेंट ने क्या कुछ वैल्यू एडिशन क्राइटेरिया लगा दिए, जिसको बोलते हैं लोकल कंटेंट। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि अगर एटलीस्ट मान लो 3 में से 2 क्राइटेरिया होते हैं, क्लास 1 लोकल कंटेंट और क्लास 2 लोकल कंटेंट। ठीक है, इसके अंदर जो वैल्यू एडिशन हो रही है कंट्री के अंदर डोमेस्टिक प्लेयर के थ्रू, वो 50% से ज़्यादा होनी चाहिए, तब वो क्लास 1 लोकल कंटेंट होता है। ठीक है, मतलब वो वैसे प्रोडक्ट होते हैं, और इनको सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इनको ये गवर्नमेंट टेंडर्स मिल जाते हैं, क्योंकि वो जितना भी इंडिजनाइजेशन कर रहे हैं वो इंडिया के अंदर कर रहे हैं। 50% से ज़्यादा वैल्यू एडिशन इंडिया के अंदर हो रही है, तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि भाई इतना ज़्यादा वैल्यू एडिशन सिर्फ गवर्नमेंट इंडिया के थ्रू ही हो। ठीक है, जहाँ पर लोकल रॉ मटेरियल यूज़ हो, लोकल लेबर्स का यूज़ हो, क्योंकि उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, और सब कंपोनेंट्स भी लोकली यूज़ हो। तो 50% अगर क्राइटेरिया आपका मटेरियल फुलफिल कर रहा है, तो हम आपको ही टेंडर देंगे। तो उन कंपनीज और उन कॉर्पोरेट्स को या उन डोमेस्टिक प्लेयर्स को मिलता है फिर वो। ठीक है, जो क्लास 1 की होती है। क्लास 2 में क्या बोला है कि 20 से 50% तक अगर आप वैल्यू एडिशन इंडिया में कर रहे हो,
तो आपको क्लास 2 बोला जाएगा, और इनको थोड़ा कम चांसेस होता है क्लास 1 से, सबसे ज़्यादा क्लास 1 को मिलते हैं, फिर क्लास 3 को मिलते हैं। एक होता है नॉन क्लास, ठीक है, कोई भी क्लास नहीं होता, नॉन लोकल कंटेंट, जिसके अंदर 20% से कम वैल्यू एडिशन हुआ होता है डोमेस्टिक मतलब कंट्री के अंदर, ठीक है, इंडिया के अंदर फॉर एग्जांपल। तो वैसे को कंप्लीटली प्योरली फॉरेन मटेरियल या फॉरेन गुड्स बोला जाता है, और इनको सबसे लास्ट चांस मिलता है, ठीक है, इनको तो बिल्कुल एंड में बात होती है, इनको तो कोई टेंडर दिया भी नहीं जाता, वैसे भी इनको तो वैसे भी टेंडर नहीं देती गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ लगाने के लिए कि ऐसा ना हो, तो इन्होंने क्या किया, रेस करना स्टार्ट कर दिया लोकल कंटेंट थ्रेशोल्ड को। तो पहले तो है ये जो क्लास 1 और क्लास 2 में अभी तो यही चल रहा है 50-20-50%, ठीक है। गवर्नमेंट बोल रही है कि इसको बढ़ाओ, धीरे धीरे बढ़ाओ, इसको ओवर द टाइम इसको बढ़ाओ, इसको 50 से धीरे धीरे करके 60% लेके आओ, और इसको 30 से 60% लेके आओ। तो ऐसे क्या और इंडिजनाइजेशन होगा कंट्री में, ठीक है, तो ये चाहती है। तो रेजिंग द लोकल कंटेंट थ्रेशोल्ड, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट आर बीइंग आस्क्ड टू provide input on how to systematically increase the minimum required local content, the percentage of the product that must be added or made in India for the item they buy, ठीक है, बस यही है। अगला क्या है, लेवरेजिंग जेम्स, ठीक है। जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इंडियाज मैसिव ऑनलाइन पोर्टल फॉर पब्लिक रिक्वायरमेंट, तो माइट बी अपग्रेडेड, डिसीजंस आर अंडर वे टू बिल्ड अ सिस्टम within the GEM that consolidate the demand for these imported goods and map them directly with the specific HSN code, ठीक है। देखो HSN क्या होता है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो यहाँ इसकी वजह से क्या होता है, मतलब हर एक मटेरियल का, हर एक गुड का जो है ना एक HSN कोड होता है, ठीक है। तो जेम अगर आपने जो भी हमारी मिनिस्ट्रीज़ हैं वो जब भी प्रिक्योर करती हैं वो जेम के थ्रू करती हैं। ये एक तरीके का मतलब अमेजोन मार्केट है, ठीक है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट आपको पता होगा, वही है ये, ठीक है। यहाँ पर मिनिस्ट्रीज आती हैं, प्रिक्योर करती हैं, चीज़ें इंपोर्ट कराती हैं इसके थ्रू, ठीक है। तो इस जैम को जो है ना HSN के साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो जो भी मटेरियल आप इंपोर्ट कराओगे उसका एक HSN नंबर होगा, HSN नंबर होगा, तो गवर्नमेंट को एकदम पता चल जाएगा कि भाई ये वाली मिनिस्ट्री, ये क्योंकि HSN नंबर सबका यूनिक होता है, तो उसे ये पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रही है। तो गवर्नमेंट को डाटा जो है ना जैम के थ्रू मिल सकता है, जैम प्लेटफॉर्म या पोर्टल के थ्रू मिल सकता है कि कौन सी मिनिस्ट्री किस पर्टिकुलर आइटम को ज़्यादा इंपोर्ट कर रही है, तो उसे HSN नंबर के थ्रू डायरेक्टली मैप करके पता लगाया जा सकता है, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट के पास डाटा आएगा और पिक्चर आएगी वो बहुत क्लियर आएगी कि हाँ, हम यहाँ पर अभी इस पर्टिकुलर चीज़ में बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं, हम इस चीज़ को इंपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पर हमारा मैन्युफैक्चरिंग लैग है, ठीक है, तो हमें इसको फुलफ़िल करना है, ये जो गैप है इसको फुलफ़िल करना है। तो वो कैसे करेंगे, वो बाकी जो चीज़ें बताई उनके थ्रू करेंगे, ठीक है। तो बस यही है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, द कैटलिस्ट न्यू इंटरनेशनल ट्रेड डील्स। देखो ये मैपिंग कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि इंडिया जो है अपना पब्लिक प्रिक्योरमेंट मार्केट के रूल चेंज कर रहा है, ठीक है। और पहली बार जैसे कुछ फॉरेन कंपनीज़ हैं, इंडिया अलाउ कर रहा है फॉरेन कंपनीज फ्रॉम UAE और यूनाइटेड किंगडम कि वो बिड कर सकती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, और ये सब चीज़ें जो है ना साइन करी गई हैं थ्रू द FTA, ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जहाँ पर यूके का एक बार देख लेते हैं, यूके ट्रेड डील कंसेशंस, मार्केट एक्सेस देने की बात कर रहा है इंडिया ओपन कर रहा है अप्रॉक्सीमेटली 40,000 हाई वैल्यू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स इन द सेक्टर लाइक ट्रांसपोर्ट, ग्रीन एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर टू द ब्रिटिश कंपनी, ठीक है, कि अब ब्रिटिश कंपनी भी आके बिड कर सकती है फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। इसके बाद क्या है, नेशनल ट्रीटमेंट, इसमें क्या ब्रिटिश फर्म जो हैं वो भी उनको भी अलाउ किया जाएगा कि वो यूज़ कर सकती हैं सेंट्रल पब्लिक प्रिक्योरमेंट पोर्टल और जेम को भी यूज़ कर सकती हैं, ठीक है, और उनको सेम लेवल पे ट्रीट किया जाएगा एज हम ट्रीट करते हैं अपने इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर को, ठीक है, कंपनीज को, फॉर दीज स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट जो 40,000 हाई वैल्यू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है। इसमें ब्रिटिश कंपनीज को एक मेजर एक्सेप्शन दिया गया है, ठीक है। अ मेजर एक्सेप्शन अंडर द इंडियन स्टैंडर्ड public procurement order, a company is usually classified as a class second local supplier only if their goods have 20 to 50% Indian made content, ठीक है। However, under this new deal, UK origin good needs only 20% domestic content to be granted this advantage of class second status, ठीक है। हमने देखा था कि जो class second होती थी लोकल, उसकी लोकल क्या बोलते हैं उसको, एक बार देख लेते हैं, लोकल कंटेंट की, ठीक है, जो क्लास सेकंड थी लोकल कंटेंट की, वो उसकी परसेंटेज कितनी थी, 20% to 50% जो है वो इंडिजिनस होना चाहिए, इंडिया में मेड होना चाहिए, ठीक है, मेड कंटेंट होना चाहिए। तो ये क्लास सेकंड की डेफिनेशन थी।
ठीक है। लेकिन अब सिर्फ ब्रिटिश के लिए, ब्रिटिश कंपनीज के लिए इसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया है। अगर वो 20% तक भी करेंगे ना, सिर्फ और सिर्फ 20% भी करेंगे, तब भी उनको क्लास सेकंड का स्टेटस मिलेगा। तो इनको देखो, क्लास सेकंड का स्टेटस मिलता है ना, तो फ़ायदा होता है इनको, इनके पास ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को जीत सकती हैं, विन कर सकती हैं। क्योंकि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता है इनको, तो फिर इनको क्या करना पड़ता, जो ब्रिटिश कंपनी है उनको इंडिया में आके सब चीज़ें करनी होती, इंडियन कंपोनेंट्स यूज़ करने पड़ते हैं। अब सिर्फ 20% ही अगर वो यूज़ करेंगी तो तो भी उनको क्लास सेकंड का स्टेटस मिल जाएगा। और अगर इनको क्लास सेकंड का स्टेटस मिल गया तो इनकी चांसेस बढ़ जाएंगी कि इनको प्रिक्योरमेंट मिल, मतलब इनको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट इनको मिल जाए, इनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए, इसलिए इनके साथ थोड़ा इनको एग्जाम्पशन दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, अब ये अगली न्यूज़ आ गई। तो ठीक है, अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अगली न्यूज़ क्या बोल रही है, नीति आयोग लीडरशिप ट्रांजिशन, इंटरिम सीईओ अपॉइंटमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल सिग्निफिकेंस। ठीक है, बहुत बहुत सिंपल सी न्यूज़ है। इसमें अपॉइंटमेंट हुआ है, सीनियर IAS ऑफिसर निधि चिबर हैज़ बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ CEO, ठीक है, ऑफ नीति आयोग बाय द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। टाइमलाइन क्या है, दिस इंटरिम एग्रीमेंट टुक इफेक्ट ऑन February 24, 2026 में, एंड शी विल होल्ड द पोजिशन until a full-time regular incumbent is officially appointed by the center। ठीक है, जब तक वो नहीं हो जाते, कोई नया अपॉइंटमेंट नहीं हो जाता, वही फुल टाइम वाला, तब तक वो इस चार्ज को लेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, अब देखते हैं हु इज निधि चिबर। ब्यूरोक्रेटिक पेडिग्री इनका क्या है, चिबर जो है वो 1994 बैच की IAS ऑफिसर है फ्रॉम द छत्तीसगढ़ कैडर। उनका करंट प्राइमरी रोल क्या है, शी करंटली सर्व्स एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफिस, DMEO, विच इज़ एन अटैच्ड ऑफिस ऑपरेटिंग डायरेक्टली अंडर द नीति आयोग। ठीक है, तो फोकस ऑन गवर्नमेंट स्कीम, तो ये जो DMEO है वो इफेक्टिवली इवेल्युएटिंग आर्म है एक तरीके का गवर्नमेंट का। ठीक है, जहाँ पर ये चिबर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगी फॉर द रिगरस डाटा ड्रिवन असेसमेंट एंड आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग में ऑफ द वेरियस गवर्नमेंट फ्लैगशिप गवर्नमेंट स्कीम के लिए। ठीक है, मतलब उसके डेवलपमेंट को देखेंगे कि भाई कितना हुआ है, इवेल्युएट करेंगे उसकी परफॉर्मेंस सारी की सारी फ्लैगशिप गवर्नमेंट स्कीम्स की, बस ये सब चीज़ें। ठीक है, पास्ट एक्सपीरियंस का क्या है, प्रायर टू हर रोल्स एट नीति आयोग शी हेल्ड several senior administrative positions, most notably served as a chairperson of the CBSC in 2022। ठीक है, उनके पास ये और एक रोल था। द आउटगोइंग CEO BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, द कंक्लूजन ऑफ अ टीम, द लीडरशिप चेंज फॉलोज द कंप्लीशन ऑफ 3-year टेन्योर ऑफ द BVR सुब्रमण्यम। वो भी एक रिटायर्ड 1987 बैच के IAS ऑफिसर हैं, छत्तीसगढ़ कैडर के हैं ये। ठीक है, इन्होंने अपना चार्ज लिया था February 2023 में, 2 साल के लिए पहले, फिर उसको 1 साल एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, एक्सटेंसिव बैकग्राउंड क्या है, सुब्रमण्यम एक वेटरन ब्यूरोक्रेट है। हिज करियर हाईलाइट्स इंक्लूडिंग सर्विंग एज अ चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग इट्स क्रूशल ट्रांजिशन इनटू द यूनियन टेरिटरी। ठीक है, वर्किंग एज अ कॉमर्स सेक्रेटरी एंड देन होल्डिंग अ की एडवाइजरी पोजिशन इन द PMO। ठीक है, एंड एट द वर्ल्ड बैंक। तो इन्होंने PMO और वर्ल्ड बैंक में कुछ एडवाइजरी पोजीशंस को होल्ड कर रखा है, और यूनियन टेरिटरी में ये वर्क कर रहे थे एज अ कॉमर्स सेक्रेटरी। जम्मू एंड कश्मीर में भी ये चीफ सेक्रेटरी की तरह वर्क कर रहे थे। ठीक है, तो ऐसे इनका भी बहुत ज़्यादा अच्छा करियर रहा है। ये क्यों मैटर करता है, द इंस्टीट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट, एक बार ये भी देख लेते हैं। नीति आयोग के फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये एस्टेब्लिश हुआ था 2015 में, इसने रिप्लेस किया अर्नस्ट प्लानिंग कमीशन को। और ये एक एपेक्स पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूशन है जो इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम करता है। ये एक स्ट्रेटेजिक इंजन है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर फॉस्टरिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, डिजाइनिंग लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज और कोऑर्डिनेटिंग पॉलिसी बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। ठीक है, इसमें CEO का रोल क्या होता है, वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है ऑफ द इंस्टीट्यूट। ठीक है, इंस्टीट्यूशन का, और बहुत पिवटल रोल प्ले करता है इन ड्राइविंग द नेशनल मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स एंड ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। सेम ही चीज़ है। ठीक है, इसमें क्या ही बताना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, लास्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट न्यूज़ क्या बोल रही है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव किया है PGCIL कैपिटल रिलैक्सेशन का। और एक अलग से ये न्यूज़ है, 9,072 करोड़ रुपीज़ रेलवे एक्सपेंशन, ये अलग न्यूज़ है। ठीक है, पहली न्यूज़ को देखते हैं, ईजिंग द कैपिटल लिमिट फॉर पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। ठीक है, जो हमारी कैबिनेट कमेटी है ऑन इकोनॉमिक अफेयर, उसने स्ट्रेटेजिकली रिलैक्स किया है इन्वेस्टमेंट बोटलनेक फॉर द पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। ठीक है, क्योंकि ये एक महारत्न कंपनी है,
तो महारत्न कंपनी को जो है ना थोड़े एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। वो एडवांटेजेस क्या आते हैं, अगर वो अपनी अपनी प्रॉफिट को, मतलब अपनी इक्विटी, उनके पास एबिलिटी होती है टू इन्वेस्ट द इक्विटी या प्रॉफिट बोल सकते हैं इनटू द सिंगल सब्सिडी। वो सिंगल सब्सिडीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं और जॉइंट वेंचर्स के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर एक कैप होता है, वो कैप क्या है, 15% ऑफ देयर टोटल नेटवर्थ या 5,000 करोड़ रुपए, इनमें से जो भी लोअर होगा। तो पहले प्रॉब्लम क्या आ रही थी, देखो जो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उसका जो नेट करंट वर्थ है वो 92,216 करोड़ है, ठीक है, जिसमें 15% ऑफ दिस नेट वर्थ इक्वेट होता है 13,000 के अराउंड, ठीक है, 13,832 करोड़ रुपीज़। पर क्योंकि लोअर का रूल है, तो जो हमारी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो रिस्ट्रिक्ट हो गई है सिर्फ 5,000 करोड़ तक एब्सोल्यूट कैप पे, ठीक है। डायनेमिक कैप तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्टैटिक कैप बहुत ही कम है, और जिसकी वजह से बिकॉज रूल यहाँ पर लोअर का है, तो यहाँ पर से 5,000 करोड़ का सीलिंग बन गया है, जो कि प्रिवेंट कर रहा है PGCIL को फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इनटू द मैसिव हाई वैल्यू ट्रेड बेस्ड कॉम्पिटेटिव बिडिंग में, ठीक है। वो कर ही नहीं पा रही है इन चीज़ों को, क्योंकि इनके पास पैसा ही नहीं है इतना, और इनको अलाउ भी होता है, लेकिन ये 15% वाला यूज़ ही नहीं कर पा रही है, क्योंकि ये कैपिटल 5,000 की है बस ये, ठीक है। आगे देखते हैं द पॉलिसी फिक्स एंड मैक्रो इम्पैक्ट। तो क्या किया इन्होंने, जो 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 स्टैटिक कैप थी उसको इंक्रीज कर दिया, 7,500 करोड़ रुपीज़ पर सब्सिडी कर दिया है, ठीक है, वाइल मेंटेनिंग द 15% नेट वर्थ सीलिंग। ये क्यों मैटर करता है अभी, क्योंकि भाई पावर डिमांड सर्ज हो रही है, ठीक है, और कंट्री एग्रेसिवली इंटीग्रेट करना चाहती है रिन्यूएबल एनर्जी में इनटू द नेशनल ग्रिड। और अगर हम अपनी और ग्रिड बढ़ाना चाहते हैं या ट्रांसमिशन लाइंस को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। तो PGCIL को कैपिटल की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, जो कि ये 5,000 करोड़ वाली जो कैपिटल जो कैप था वो उसे रोक रही थी, ठीक है। तो यही इस चीज़ से बचाने के लिए जो कैप है उसको बढ़ा दिया गया है। द ब्रॉड टारगेट, इंडिया हैज़ प्रोजेक्टेड अ मैसिव ट्रांसमिशन इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ 9.2 लाख करोड़ बाय 2032, ठीक है, क्योंकि इंडिया ने प्रोजेक्ट किया है कि एक मैसिव ट्रांसमिशन इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट होने वाली है ऑफ 9.2 लाख करोड़ रुपीज़ बाय 2032। तो ये कैप को बढ़ा के, बाय रेजिंग दिस कैप, गवर्नमेंट एम्पावर कर रही है अपनी लार्जेस्ट सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी को, कि वो एग्रेसिवली फंड कर पाए और बिल्ड कर पाए लार्ज स्केल ग्रिड प्रोजेक्ट विदाउट नीडिंग कॉन्स्टेंट और पीस मील कैबिनेट अप्रूवल। हर एक चीज़ के लिए मुझे, मतलब इसको PGCIL को कैबिनेट की जरूरत ना पड़े, उनके अप्रूवल की जरूरत ना पड़े। तो ठीक है, अब अगली वो स्टार्ट हो गई, अगली न्यूज़, मतलब उसी का ही पार्ट है, रेलवे मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट फॉर फ्रेट एंड पैसेंजर कैपेसिटी। तो इन द पैरेलल इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, जो कैबिनेट है उसने अप्रूव किया है 9,072 करोड़ कैपिटल आउटले फॉर 3 मेजर रेलवे मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। और कितना किलोमीटर ऐड करने वाले हैं टू द एग्जिस्टिंग इंडियन रेलवे नेटवर्क, 307 किलोमीटर अक्रॉस द 8 डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड। तो रूट क्या होने वाला है, गोंदिया से जबलपुर एक डबल लाइन को डबल करने वाले हैं यहाँ पर, पुनरक और क्विल में ऐड करने वाले हैं 3rd और 4th लाइन, गम्हारिया और चांदल में ऐड करने वाले हैं 3rd और 4th लाइन, ठीक है, बस यही है, ठीक है। तो इसका द इकोनॉमिक रेशनल क्या है, ठीक है, ये रीजन जो है, दीज रीजन आर वेरी क्रिटिकल, ये क्रिटिकल आर्टरीज है फॉर बोथ पैसेंजर ट्रांजिट और इंडस्ट्रियल फ्रेट के लिए। तो मल्टी ट्रैकिंग करना, एडिंग सम एक्स्ट्रा पैरेलल ट्रैक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीकंजेस्ट के लिए हेल्प करता है ऑफ दीज बॉटलनेक, ठीक है। तो फ्रेट ऑगमेंटेशन होगा, द अपग्रेड विल अनलॉक द कैपेसिटी टू मूव एन एडिशनल कितना 52 मिलियन टन पर एनम MTPA ऑफ फ्रेट ट्रैफिक, स्मूथिंग आउट सप्लाई चेन लॉजिस्टिक फॉर कोर इंडस्ट्रीज, ठीक है। और फिर पैसेंजर एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है। टाइमलाइन क्या है, द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एक्सपेक्ट टू कंप्लीट दीज कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट विद इन द नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों में वीडियो सेंड करना है ना, कि मेरा भी चैनल ग्रो हो। थैंक यू।